डीमंस की रेस जापान में रहा करती थी, जिन्हें की ओनी कहा जाता था, जो कि हर जगह तबाही मचाते रहते थे। किसी की भी उनसे लड़ने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन आखिरकार एक मोमोटारो नाम का योद्धा सामने आया, जो कि डीमन से लड़ने सीधा उनके बेस पर चला गया और अकेले ही अनगिनत डीमंस को मार गिराया। शिकी एक शरारती लड़का है जिसे बार बार स्कूल से निकाल दिया जाता है, लेकिन एक दिन एक अनजान व्यक्ति उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे बचाने में उसके फादर की जान चली जाती है, जिसके बाद उसे पता लगता है कि उसकी रगों में डीमंस का खून दौड़ रहा है और वो अपना बदला लेने के लिए अपनी ताकत को मास्टर करना चाहता है। शिकी अपने असले के कलेक्शन की साफ सफाई कर रहा है। अबे भाई, ये जापान में रहता है अमेरिका में, और वो अपने दोस्त के साथ इस बात पर हंस रहा था कि एक फाइट के चक्कर में उसे स्कूल से निकाल दिया गया है। तभी उसका बापू वहां पर पहुंच जाता है। नामाकूल औलाद, तुम्हें स्कूल से क्यों निकाला गया है? अब क्या कर दिया तुमने? बापू जाने दो ना, निकलो मेरे रूम से बाहर। उसका बापू फिर से उसे मारने जाता है, लेकिन इस बार शिकी उसके अटैक को डॉज कर लेता है। तुम्हारे पास इतनी गन क्या कर रही है? हम वाइन शॉप चलाते हैं, असली की दुकान नहीं है अपनी। अरे काहे की वाइन शॉप, सबको पता है आपके पास कस्टमर्स नहीं आते। देखो बोल भी कौन रहा है, जिसे स्कूल से निकाल दिया गया है। ये सुन के शिकी सीरियस हो जाता है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपके जैसा लूजर नहीं बनने वाला। शुक्र है हमारे बीच में खून का रिश्ता नहीं है। ये सुन के उसे बुरा लगता है, लेकिन तभी फोन के बजने की वजह से वो नीचे चला जाता है। वहीं शिकी को भी अपनी बात के लिए थोड़ा बहुत बुरा लगने लगा था और योशी एक डिलीवरी लेने के लिए वहां से चला जाता है। काश मुझे किसी अमीर आदमी ने गोद लिया होता। जिसके बाद वो अपने निशाने की प्रैक्टिस करने लगता है, लेकिन तभी बाहर एक धमाका होता है। वो जब बाहर देखने जाता है उसे कुछ भी नहीं दिखता, क्योंकि वहां धुआं भरा हुआ था। तभी उस धुएं से एक अजीब सी चीज बाहर आती है, जो कि शिकी के पैर को पकड़कर उसे बाहर जमीन पर पटक देती है। जिसके बाद वहां पर एक बुढ़ा आता है जो शिकी को खत्म करने वाला था, पर तभी योशी वापस आ जाता है, जो कि सबसे पहले उस बुढ़े को ठोकता है और फिर शिकी से कार में आने को कहता है, और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। योशी कहता है कि अब उन्हें इस देश को छोड़ना होगा। यहाँ पर हो क्या रहा है? और आपने एक बंदे को मार दिया, पता भी है आपको? वो आदमी मरा नहीं है, हमें जितना हो सके उससे उतना दूर होना होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम एक ओनी के डिसेंडेंट हो और जिसने तुम्हारे ऊपर अटैक किया था वो मोमोटारो का डिसेंडेंट है। शिकी को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, लेकिन तभी उनकी कार पर अटैक हो जाता है, जिसे बड़ी मुश्किल से योशी डॉज कर पाता है। जिसके बाद उनकी पूरी कार उसी काली चीज से ढक जाती है, जिसकी वजह से योशी को कार को रोकना पड़ता है। शिकी जल्दी करो, हमें छुपना होगा। लेकिन तभी उनकी कार में धमाका हो जाता है और जब वो वापस पीछे मुड़ता है, शिकी वहां पर नहीं था, लेकिन वो वेयरहाउस में उसी काली सी चीज को जाता देखता है और समझ जाता है कि वो शिकी को वहां लेकर गया है। वेयरहाउस के अंदर उस बंदे ने शिकी को हवा में लटका रखा था और इस बंदे का नाम सैमी डेयर है। तुम्हारे अंदर डीमंस का खून दौड़ रहा है, तुम हमारे लिए कीड़े से बढ़कर और कुछ भी नहीं। तुम जैसे को ही मारना मोमोटारो एजेंसी का मकसद है। तभी वहां पर योशी आता है और शिकी को बताता है कि मोमोटारो की कहानी सच्ची थी। हजारों सालों से ओनी और मोमोटारो के डिसेंडेंट्स आपस में लड़ते जा रहे हैं और इसी दौरान मोमोटारो ने अपनी एक एजेंसी बना ली, जिससे वो ओनी पर भारी पड़ने लगे और उन्हें छुपकर ह्यूमंस के बीच में रहना पड़ा। सैमी डेयर उसी एबिलिटी से 2 वेपन्स बना लेता है, तो योशी भी उसी एबिलिटी का यूज करने लगता है और उसके हाथ में भी एक हथियार आ जाता है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ अटैक करने बढ़ते हैं और योशी सैमी डेयर को पीछे ढकेल देता है, जो देखकर शिकी भी हैरान हो जाता है। लेकिन वो कहता है कि योशी पहले से कमजोर हो चुका है। जिस पावर का वो यूज कर रहे हैं उसे ब्लैक मिस्ट कहा जाता है और ये सिर्फ मोमोटारो के डिसेंडेंट्स के पास ही होती है। सुयोशी का असली नाम सुयोशी मोमोगावारा है और वो भी मोमोटारो का ही डिसेंडेंट है। और सुयोशी पहले सैमी डेयर का मोमोटारो में सीनियर हुआ करता था। सैमी डेयर कहता है कि एक ओनी को पनाह देने के लिए एजेंसी ने उसे मारने का ऑर्डर दिया है। सुयोशी उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन उन दोनों की टक्कर अब बराबरी की लगने लगती है। सैमी डेयर उससे पूछता है कि वो एक मॉन्स्टर को क्यों प्रोटेक्ट कर रहा है, जिनका जीवन ही तबाही मचाने के लिए है। योशी उसे कोई जवाब नहीं देता और उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जितना उसने सोचा था सैमी डेयर उससे भी ज्यादा तेज निकलता है और वो उसके अटैक को डॉज करके एक खतरनाक कॉम्बो लैंड करता है, जिससे योशी बुरी तरह से घायल हो जाता है। जिसके बाद वो शिकी को मारने जा रहा था, लेकिन तभी योशी उसका पैर पकड़ लेता है। सैमी डेयर पूछता है कि वो एक डीमन को बचाने के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा है, पर योशी कहता है कि एक फादर को अपने बेटे को बचाने के लिए किसी वजह की कोई जरूरत नहीं है। आज तक उसने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया है, मेरा बच्चा मासूम है। लेकिन सैमी डेयर उसे मारने के लिए अपने वेपन को बनाने लगता है। वहीं ये सब देखकर शिकी गुस्से से भरता जा रहा था और अब उसके दिमाग में एक ही चीज चल रही है कि वो सैमी डेयर को खत्म कर देगा और वो धीरे धीरे एक डीमन में बदलने लगता है। सैमी डेयर जब पीछे देखता है उसे वहां पर शिकी नहीं दिखता। अगले ही पल बहुत सारी गन्स उसके बगल में ही आती हैं और उसके ऊपर शूट करने लगती हैं, लेकिन सैमी डेयर बहुत ज्यादा तेज था और वो उन सभी बुलेट्स को ब्लॉक कर देता है और वो देखता है कि अब शिकी छत पे से उल्टा लटका हुआ है। सैमी डेयर समझ जाता है कि शिकी ने अपनी पावर्स को अवेकन कर लिया है और वो अपने ब्लड को मैनिपुलेट करके फाइट कर सकता है। शिकी सैमी डेयर के ऊपर अटैक करने लगता है और ऐसा लग रहा था जैसे शिकी उसके ऊपर भारी पड़ने लगा है, पर तभी सैमी डेयर उसके एक हाथ को काट देता है, जिससे शिकी को पीछे हटना पड़ता है, लेकिन वो अपने हाथ को तुरंत ही रीजनरेट भी कर लेता है और सैमी डेयर समझ जाता है कि लड़ाई आसान नहीं होने वाली है। शिकी अपनी पावर्स का यूज करके बहुत सारी गन्स बना लेता है और उनसे सैमी डेयर के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन वो उसकी सभी बुलेट्स को ब्लॉक कर रहा था। लेकिन अचानक से वो उसके ऊपर एक भयंकर सी मिसाइल शूट कर देता है, लेकिन एन वक्त पर सैमी डेयर उसे भी टॉर्च कर लेता है और उसके पीछे एक बड़ा सा धमाका होता है। सैमी डेयर शिकी के अटैक से बचता हुआ अपनी तलवार को उसके ऊपर फेंक देता है, लेकिन इससे भी शिकी का कुछ नहीं बिगड़ता और वो अचानक से उसके पास आकर जोर की लात मारता है, जिससे सैमी डेयर घायल हो जाता है और अब वो हिलने की हालत में भी नहीं था। तभी शिकी वहां आकर उसके मुंह पर अपने पैर को रख देता है और अपनी सारी गन से उसके ऊपर फायर करने लगता है। इतनी सारी गोलियां तो धुरंधर में भी नहीं चली होंगी भाई। सैमी डेयर बुरी तरह से घायल हो जाता है, पर किसी वजह से वो भी जिंदा था। तभी शिकी जमीन पर गिर जाता है और उसकी सारी बंदूकें वापस से खून में बदल जाती हैं। शिकी फिर से नॉर्मल होने लगता है और अपने हाथों को देखकर उसे समझ नहीं आता कि यहाँ पर हो क्या रहा है। सैमी डेयर कहता है कि जो उन्हें अपनी पावर्स को नया नया अवेकन करते हैं उन्हें शुरू में कुछ भी याद नहीं रहता, जिसके बाद वो फिर से शिकी की तरफ बढ़ने लगता है। वो उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी योशी आकर उसे बचा लेता है। सैमी डेयर कहता है कि तुमने अपनी आंखों से देखा था कि वो कितना
कितना खतरनाक डीमन है, फिर भी तुम उसे क्यों बचाना चाहते हो? लेकिन योशी बस शिकी के बचपन को याद करता है और कहता है कि एक बाप बनना उतना भी बुरा नहीं था जितना उसने सोचा था। वहीं उस धमाके की वजह से वहाँ आस-पास लोग इकट्ठा होने लगे हैं, तो सैम डेयर अभी के लिए वहाँ से चला जाता है। शिकी योशी से कहता है कि वो इंतजार करे, वो जल्दी एम्बुलेंस को लेकर आएगा, लेकिन योशी उसे रोक देता है क्योंकि उसे पता है कि वो नहीं बचेगा और वो आखिरी बार अपने बेटे से बात करना चाहता है। मैं कभी तुम्हें नहीं बता पाया कि तुम ओनी हो, क्योंकि मुझे ये भी बताना पड़ता कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तुम्हारी जान लेना चाहते हैं। पर अब मैं तुमसे एक ही चीज कह सकता हूँ, इतने ताकतवर बनो कि मोमोटारो और ओनी तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ पाए, ताकि तुम अपनी जिंदगी अपनी तरह से जियो। लेकिन तभी शिकी चिल्लाने लगता है और कहता है कि अभी भी उसे उनके साथ बहुत सारे झगड़े करने हैं और वो उसके ठीक होने के बाद बात करेंगे। ये सुन के योशी बस स्माइल करता है और अपनी आखिरी सांस के साथ वहीं पर नीचे गिर जाता है। इन सब पर शिकी को यकीन नहीं होता और वो अपने पिता को ऐसे देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। इसके बाद वहाँ पर रोलर स्केट्स पर एक बंदा आता है जो शिकी को एक हल्के से अटैक से ही बेहोश कर देता है और उसे ऐसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर उसके जैसे ओनी और ताकतवर बन सके। बेहोशी की हालत में शिकी अपने बचपन को याद करने लगता है जब उसके फादर पार्क में उसे खेलने ले जाया करते थे, लेकिन तभी वो सपना डरावना बन जाता है और वो अपने फादर को अपनी आंखों के सामने फिर से मरता हुआ देखता है। तभी उसे होश आ जाता है और वो देखता है एक बड़े से हॉल में उसे एक कुर्सी पर बांध कर रखा हुआ था और उसके बगल में ही वो बंदा अपने छाते से पुशअप कर रहा है। वो अपना नाम उसे नेटो बताता है और वो भी शिकी की तरह एक ओनी है। तुम्हारे पिता का शरीर सेफली एक जगह पर स्टोर कर दिया गया है और मैं तुम्हें यहाँ पर इवैल्यूएट करने के लिए लेकर आया हूँ। नेटो उसके पास उस बोर्ड को लेकर आता है। देख रहा है जिंगूर, रोलर स्केट्स चलने के मुकाबले कितने ज्यादा बेहतर होते हैं। चलो सबसे पहले तुम्हें मोमोटारो एजेंसी के बारे में बताता हूँ। वो अपनी एजेंसी बनाकर ओनीज को हंट करते हैं, तो इसे काउंटर करने के लिए हमने भी अपनी एजेंसी बना ली ताकि उनसे लड़ सके। मेरा काम नए अवेकन किए हुए ओनीज को यहाँ लाना है ताकि मैं चेक कर सकूं कि वो एजेंसी को ज्वाइन करने के लायक है या फिर नहीं। जिसके बाद वो उसके मुंह पर से पट्टी हटा देता है। साले छपरी, तूने अगर मेरे पिता की बॉडी के साथ कुछ भी किया होगा मैं तेरी जान ले लूंगा। तुम्हारा स्कोर पहले से ही 0 था, पर तुम्हारे 1 पॉइंट माइनस होते हैं और तुम्हारा ऊपर का माला खाली है क्या? मैंने 1 मिनट पहले ही कहा था तुम्हारे पिता की बॉडी सेफली स्टोर कर दी गई है। लेकिन शिकी उसे गालियां देना जारी रखता है और कहता है कि वो उस पर भरोसा कैसे कर सकता है। तुम्हारे और पॉइंट्स माइनस होते हैं। अगर तुम पास होना चाहते हो तो बेहतर होगा कि तुम अपना मुंह बंद रखो। शिकी को इवैल्यूएशन से घंटा फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन वो फ्री तो होना चाहता है तो वो अपने मुंह को बंद रखता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने गुस्से को छुपा नहीं पा रहा था, तो नेटो अपने इंटरव्यू के तरीके को चेंज कर देता है और अपनी टाई को निकालकर उसे गर्दन से उठा देता है। किसी की भी असलियत तभी सामने आती है जब वो अपनी मौत के पास हो। शिकी बचने की कोशिश करता है लेकिन नहीं बच पाता और फिर से बेहोश हो जाता है। लेकिन जितना भी खून उसका बाहर आया था वो उससे नेटो के ऊपर अटैक कर देता है, जो कि बिना किसी मुश्किल से उस अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन तभी वो देखता है कि शिकी ने उसके बगल में ही अपनी मशीन गन को रखा हुआ था और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। तुम्हारे स्कोर में से 100 पॉइंट्स और कटते हैं। तुम्हें यही नहीं पता कि डीमन ब्लड को यूज कैसे करना है। लगता है मुझे ही तुम्हें सिखाना होगा, पर मुझे पता है तुम्हें याद तो कुछ रहेगा नहीं। इसके बाद शिकी को होश आता है और उसे कुछ भी याद नहीं था, लेकिन वो पूरा रूम बुरी तरह से टूट फूट चुका है। जब ओनी खुद पर से काबू खो बैठता है उसे कुछ भी याद नहीं रहता। और एक और बात, तुम डिस्क्वालीफाई हो चुके हो। मुझे नहीं पता कि यहाँ पर हो क्या रहा है, पर एक बात तो पक्की है कि नेटो बहुत ज्यादा ताकतवर है। क्या तुम प्लीज मुझे ट्रेन कर सकते हो? मैं और ताकतवर बनना चाहता हूँ ताकि मैं अपने फादर का बदला ले सकूं। बिल्कुल भी नहीं, ना तुमसे तुम्हारा दिमाग यूज होता है, ना ही तुम्हारी पावर कंट्रोल में है। तुमसे नल्ला इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तुम आगे जाकर बस हमारे लिए मुसीबत ही बनोगे। वो अपनी रिंग से अपनी उंगली को काट लेता है और उससे निकलते हुए खून का यूज करके अपने वेपन को बना लेता है। तभी शिकी उससे दूर जाने लगता है और अपने हाथ को रगड़ता हुआ उसकी तरफ आता है ताकि उसका खून बाहर निकले। नेटो अपने छाते को एक शील्ड में बना लेता है और सोचने लगता है कि शिकी कहां से अटैक करेगा, लेकिन शिकी उसके छाते पर ही कूदकर उसके साइड में आ जाता है और उसने अपने हाथ को एक गन में ट्रांसफॉर्म कर लिया था, जिसका रिकॉइल इतना ज्यादा होता है कि वो उड़ता हुआ खुद ही पीछे चला जाता है। वही नेटो ने इतनी बड़ी बुलेट को अपनी उंगली से ही ब्लॉक कर दिया है और वो देखता है कि शिकी फिर से बर्ज़र्क मोड में जा रहा है। तो नेटो अपने स्पेशल मूव का यूज करने लगता है। वो खुद एक केज में था और उसके खून से बने हुए आर्चर्स शिकी के ऊपर निशाना लगाने लगते हैं, लेकिन शिकी अपनी पावर्स को फिर से कंट्रोल में कर लेता है। तो नेटो अपनी पावर्स को डिसेबल कर देता है। नेटो ये देखकर हैरान था कि उसने अपनी पावर्स को भी कंट्रोल किया और बर्ज़र्क मोड जाने से भी खुद को रोक लिया, जो कि बहुत कम लोग कर सकते हैं। और वो उससे पूछता है कि उसने ऐसा कैसे किया? मैंने तो बस तुम्हें कॉपी किया और सोचा कि मेरे हाथ में एक भयंकर सी गन आ जाए। ये कैसी बकवास कर रहा है? कुछ साल लोग अपने ब्लड को कंट्रोल नहीं कर पाते क्योंकि उसके लिए दिमाग शांत रखना पड़ता है, पर लगता है ये बाकियों से अलग है। नेटो उसे अपने पंटर की तरह एक्सेप्ट करने से मना कर देता है और अपने ब्लड को उस पेयर की शेप में बनाकर ऐसा दिखाता है जैसे वो उसके ऊपर अटैक करने वाला हो, लेकिन वो उसके बगल में अटैक करता है और कहता है कि वो उसका पंटर नहीं बल्कि स्टूडेंट बन सकता है, जो सुन के शिकी कंफ्यूज हो जाता है। दोनों एक चीजें नहीं है भाई। नेटो उसे बताता है कि जिस जगह पर वो है उसे हेल्स डोर स्टेप कहा जाता है। इस आइलैंड के बीचों बीच डीमंस के लिए एक स्कूल बनाया गया है जिसका नाम रासेत्सु एकेडमी है, जहां पर ओनीस को मोमोटारो से लड़ने के लिए ट्रेन किया जाता है। ये सब सुनकर शिकी हैरान हो जाता है, तो नेटो उसे मारता हुआ बताता है कि वो यहाँ पर ब्लड को कंट्रोल करना सीखेगा और वो उसका होम रूम टीचर है, लेकिन अगर वो उन्हें प्रोग्रेस करता हुआ नहीं दिखेगा तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तभी शिकी नोटिस करता है कि उसके सर पर सींग उग रखी है। नेटो उसे बताता है कि ये उसकी पावर्स की निशानी है और जैसे जैसे वो उसे कंट्रोल करना सीखेगा वो इसे छुपा सकता है। तुम्हारे अलावा और भी कई स्टूडेंट पास हुए हैं और उन सब में तुम सबसे ज्यादा कमजोर हो। जिसके बाद वो क्लास की तरफ जाने लगता है। अगर तुम 15 सेकंड में क्लास में नहीं पहुंचे तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। लेकिन शिकी किसी तरह उसके साथ ही क्लासरूम तक पहुंच जाता है। शिकी सोचने लगता है कि वो धुरंधर जैसी कोई कूल सी एंट्री लेगा, लेकिन नेटो उसके पिछवाड़े पे लात मारकर उसे गेट के अंदर फेंक देता है। शिकी के नाक से खून बहने लगता है, तो वो एक स्टूडेंट से टिश्यू मांगता है, लेकिन वो सीधा कहता है कि वो उससे बात ना करे और स्टूडेंट का नाम जिन था। ये नाम जाना पहचाना क्यों लग रहा है? शिकी उसके ऊपर हंसने लगता है क्योंकि उसकी तो सींगे भी नहीं थी, लेकिन तभी वो अपनी सींगे बाहर निकालता है और कहता है कि सिर्फ उन्हीं लल्लुओं के सर पर सींगे दिखती हैं जो अपने पावर को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये सुन के किकारी नाम का स्टूडेंट भी भड़क जाता है। धीरे धीरे क्लासरूम का माहौल थोड़ा लड़ाई नुमा
होने लगता है और टिंगू ज्यादा नहीं फड़फड़ा रहा तू। लेकिन तभी वहां पर नेटो आता है और शीकी को पता भी नहीं चलता कि कब वो उसके बगल में बैठ चुका था। आगे नेटो सभी से कहता है कि आज वो पकड़म पकड़ाई खेलने वाले हैं, गेम खेलेंगे हम। वो उन सभी को जंगल के बाहर लेकर जाता है और कहता है कि स्कूल वापस आने के लिए उनके पास 1 घंटा है और उस 1 घंटे में उन्हें उसकी पकड़ में नहीं आना है और जो भी समय पर स्कूल में नहीं पहुंचा उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। मैं अपनी पावर्स का यूज नहीं करूंगा लेकिन तुम लोग कर सकते हो। लेकिन अगर कोई भी अपना कंट्रोल खो बैठता है तो मुझे भी अपनी पावर्स का यूज करना होगा। अगर तुम अपनी पावर्स का यूज नहीं करोगे तो शायद मारे जाओ। अगर तुम्हें लगता है तो कोशिश करके देख लेना। हाँ, अगर सक्सेसफुल हो जाते हो तो इंस्टेंटली ग्रेजुएट कर दिए जाओगे। इसके बाद वो 2 बॉल्स को बाहर निकालता है। अरे मेरी बॉल्स वहां क्या कर रही हैं? जब तुम अकेडमी में पहुंचो तुम्हारे पास ये बॉल होनी चाहिए तभी तुम पास होगे। जिसके बाद वो उन बॉल्स को थ्रो कर देता है। स्टूडेंट्स को लगता है क्योंकि बॉल्स 2 ही हैं उन्हें आपस में लड़ना होगा, पर नेटो बताता है कि उन्हें टीम्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। पहली टीम में शीकी, होमेर और जिन है, दूसरी टीम में इकारी और जूजी, इसका नाम मुझे गलत क्यों लग रहा है यार, और तीसरी टीम में रोको और कुइना। मैं तुम लोगों के 15 मिनट बाद फॉरेस्ट में एंटर करूंगा। वो सब छोड़ो, मैं इस चिंगूर के साथ नहीं जा रहा टीम में। अगर तुम टीम में काम नहीं कर सकते तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। अरे यार, हर बात पे निकाल दिया जाएगा। ठीक है। तभी होमेर बड़े तमीज से अपना इंट्रोडक्शन देती है और उसकी कसाईनुमा जिंदगी में पहली बार एक कुड़ी ने उससे बात की थी जो सुनकर वो सीधा कहता है कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगा, पर होमेर कहती है कि उसे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, बस वो उसके रास्ते में नहीं आना चाहती। जिसके बाद वो जिन से जाके खुद को इंट्रोड्यूस करती है लेकिन जिन उसे कोई जवाब नहीं देता और वो रोते हुए उससे बात करने के लिए उससे माफी मांगने लगती है। शीकी होमेर से कहता है कि वो बहुत सुंदर है, रोकर उसका चेहरा खराब हो जाएगा। जिसके बाद वो जिन पर जाकर चिल्लाने लगता है, पर जिन कहता है कि वो सिंप बनना बंद करे और गेम पर ध्यान दे। इसके बाद नेटो उन्हें जल्दी से फॉरेस्ट में जाने को कहता है और सबसे पहले जिन और शीकी जाते हैं। जिन निंजा की तरह पेड़ों पर कूदता जा रहा था और सोचने लगता है कि वो नेटो को कैसे मारेगा क्योंकि उसे मारते ही वो ग्रेजुएट हो जाएगा और जो चाहे स्क्वाड को ज्वाइन कर सकता है और फाइनली अपने दुश्मन से लड़ पाएगा। तभी अचानक से शीकी उसके ऊपर अटैक करने लगता है और कहता है कि वो साबित कर रहेगा कि वो जिन से ज्यादा ताकतवर है। जिन भी फाइट के लिए तैयार हो जाता है और अपने मास्क को हटाता है और हम देखते हैं कि उसके चेहरे पर बहुत सारे निशान थे और वो जब अपने ग्लव्स को हटाता है वहां पर भी बहुत सारे टाकों के निशान थे। वो एक टाके को खोल देता है और अपने खून को 100 ब्लेड्स की तरह घुमाने लगता है। जिन उससे कहता है कि अगर उसे डर लग रहा है तो उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए, पर शीकी कहता है कि अगर वो अभी भाग गया तो वो कभी अपने पिता का बदला नहीं ले पाएगा। वो अपने ब्लड को निकालने लगता है लेकिन इस बार वो उसे गन में नहीं बदल पाता, तो वो उसी स्टिक का यूज करके लड़ने लगता है। लेकिन जल्दी उसे पता लग जाता है कि वो एक स्टिक से जिन से नहीं लड़ सकता। दूसरी तरफ होमेर उन दोनों लड़कों को ढूंढ रही थी। तभी उसे पेड़ों के गिरने की आवाज आती है और उसे लगने लगता है कि शायद वो इस जगह के लिए बनी ही नहीं है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि शीकी ने उसे क्यूट कहा था और वो उसे ढूंढने के लिए जाने लगती है। वहीं अगर ये औरत 2 कदम और बढ़ती तो उसे एक बॉल मिल जानी थी। दूसरी तरफ शीकी बिना अपनी पावर्स के जिन से लड़ने की कोशिश कर रहा है जो बिना अपने ब्लड का यूज करके उसकी कुटाई करने में लग रखा है। शीकी को समझ नहीं आता कि वो अपनी पावर्स को इतनी आसानी से कैसे कंट्रोल कर पा रहा है। तभी वो रियलाइज करता है कि जिन की पावर्स शीकी और नेटो की पावर से अलग है। वो ये सब सोच ही रहा था तभी जिन उसे पंच मारकर नीचे गिरा देता है। अपनी हार की वजह से वो दुखी हो जाता है और जिन उसे छोड़कर वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी शीकी फिर से खड़ा होता है और कहता है कि अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। ये देखकर जिन अपने एक 100 को उसकी तरफ फेंक देता है और ये अकल की अंधी औरत उसी वक्त उसकी ब्लेड के सामने आ जाती है। लेकिन एन वक्त पर शीकी उसे बचा लेता है। शीकी जिन से कहता है कि वो होमेर से माफी मांगे, अगर वो इतने कमजोर अटैक से मर जाती तो ये उसकी गलती ही है। ये सुन के शीकी को गुस्सा आ जाता है लेकिन तभी वो सुनता है कि होमेर लगातार आई एम सॉरी बोले जा रही है। उसके नाक से खून बहने लगता है जो कि धीरे धीरे खून से बनी एक औरत में बदल जाता है, जो देखकर जिन और शीकी दोनों ही डर जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि अटैक ऑन टाइटन वाले यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी होमेर उन दोनों को यहाँ से भागने को कहती है क्योंकि ये जायंट उन दोनों को मार डालेगी। तभी वो टाइटन जमीन पर अटैक कर देती है। शीकी बड़ी मुश्किल से उसके अटैक को डॉज कर पाता है लेकिन जिन सीधा उस टाइटन से लड़ने पहुंचा हुआ था, लेकिन उसके अटैक का उस टाइटन पर कोई असर नहीं होता। तभी इतना खून लूज करने की वजह से होमेर बेहोश हो जाती है और जब शीकी उस टाइटन से उसे दूर करने जाता है वो देखता है कि वो टाइटन एक्चुअली उसे प्रोटेक्ट कर रही है और जिन भी सोच में पड़ जाता है कि कहीं उसके ब्लड की अपनी ही कोई सोच तो नहीं। तभी वो टाइटन अपने मुंह से खून उगलकर उनके ऊपर अटैक कर देती है। जिन एक पत्थर के पीछे छुपकर खुद को बचा लेता है लेकिन शीकी को छुपने का टाइम नहीं मिलता। तभी होमेर को होश आता है और वो उस टाइटन को बड़ी बहन बुलाकर उसे रुकने को कहती है और वो फिर से शीकी को यहाँ से जाने को कहती है, पर शीकी कहता है कि अगर उसने उसकी मदद नहीं की तो वो ब्लड लॉस की वजह से मारी जाएगी और वो अपनी आंखों के सामने दोबारा किसी को नहीं मरने देगा। तभी वो टाइटन बहुत जोर से चिल्लाने लगती है जिसकी शॉकवेव इतनी ज्यादा थी कि वो बाकी के स्टूडेंट्स तक भी पहुंच जाती है। वही इन सब चीजों को नेटो एक पेड़ पर चढ़कर देख रहा था और अभी के लिए वो सब कुछ शीकी और जिन के ऊपर छोड़ देता है। शीकी फिर से अपने ब्लड से वेपन बनाने की कोशिश करता है लेकिन इस बार भी कुछ नहीं होता। जिसके बाद वो टाइटन कुछ पत्थरों को पकड़कर शीकी के ऊपर फेंक देती है। शीकी खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। आज तक वो एक भी फाइट नहीं हारा था लेकिन अब वो खुद को बहुत यूजलेस महसूस करने लगा है। जिन उससे कहता है कि अगर वो रोने वाला है तो उसे घर चले जाना चाहिए। अब सावन के अंदर मैं रो नहीं रहा था, मेरी आंखों से पसीना गिर रहा था। आगे जिन अपने दोनों हाथों में अलग अलग तरह के चेन सॉस बनाता है जो देखकर नेटो भी इंप्रेस हो जाता है। डीमन ब्लड जो भी यूजर इमेजिन करे वो फॉर्म ले सकता है लेकिन ये चीज उनके पास के ऊपर डिपेंड होती है, चाहे वो पास का ट्रॉमा हो, उनकी लाइफ या फिर सिंपल पसंद। जिन उस टाइटन की तरफ बढ़ने लगता है और गोल वाली 100 का यूज करके उसके ऊपर चढ़ रहा था। वो उसकी गर्दन को काटने जाता है लेकिन वो टाइटन अपने हाथ को बीच में लाकर खुद को बचा लेती है। दूसरी तरफ शीकी अपने हाथ पर चिल्ला रहा था, साले तू वेपन क्यों नहीं बना रहा है, छिछोरी हरकतें तो दूसरे हाथ से भी हो जाएंगी, तू तो अपना काम कर। तभी वो रियलाइज करता है कि जिन जो वेपन बनाता है वो चीजों को काटने के लिए होते हैं और होमेर का भी अपने वेपन के साथ पर्सनल कनेक्शन है और उसे गन्स अमेरिकन से भी ज्यादा पसंद है। और तभी अचानक से वो अपनी पावर्स को कंट्रोल करने लगता है। दूसरी तरफ जिन को उस टाइटन से लड़ने में काफी मुश्किल होने लगी है जो अचानक से इतनी जोर से चिल्लाती है जिससे जिन के कानों से खून बाहर आने लगता है जिसकी वजह से उसका बैलेंस भी बिगड़
जाता है और उसे लगने लगता है कि आज वो मरने वाला है और अब नेटो भी उनकी मदद करने आने वाला था। लेकिन तभी शीकी आवाज लगाता है, फिकर नॉट माय डियर, हीरो इज हियर, और वो अपने ग्रेनेड लॉन्चर से उस टाइटन के ऊपर अटैक कर देता है। उसकी पावर्स को देखकर जिन और नेटो दोनों ही हैरान हो जाते हैं क्योंकि शीकी ने अपने एक ही अटैक से उस टाइटन को हरा दिया था। तभी वहां पर बारिश होने लगती है और जिन रियलाइज करता है कि शीकी का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने वेदर को ही चेंज कर दिया। शीकी होमेर के पास जाने लगता है लेकिन तभी वो नीचे गिर जाता है। वहां पर नेटो आता है और बताता है कि उसने बहुत ज्यादा पावर यूज कर ली थी, इसलिए वो अपने शरीर को नहीं मूव कर पा रहा। वो किसी तरह खुद को खड़ा करता है और कहता है कि वो भी लड़ सकता है, लेकिन तभी वो फिर से नीचे गिर जाता है। तुम सही में कुछ ज्यादा ही नल्ले हो, लेकिन अगर तुम ज्यादा ब्लड का यूज करते हो तो तुम्हारी मौत भी हो सकती है। ये सुन के शीकी को अपनी नहीं बल्कि होमेर की फिक्र होने लगती है और वो नेटो से उसके पास जाने को कहता है। नेटो इस बात से हैरान था कि ऐसी हालत में भी उसे दूसरे इंसान की फिक्र हो रही है। तभी जिन उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन नेटो उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। जिन उससे कहता है कि वो नूबड़ों पर ध्यान देना बंद करे। क्या होगा अगर होमेर की मौत हो जाएगी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे ट्रीटमेंट नहीं मिला? उसकी मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तुम जैसे मतलबियों से मुझे सबसे ज्यादा नफरत है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मुझे ये बताओ, तुम्हें मारकर मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा ना? हाँ बिल्कुल। उसके इतना कहते ही जिन फिर से उसके ऊपर अटैक करने चाहता है, लेकिन नेटो अपने छाते से उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। अबे वाइब्रेनियम से बना रखा है छाता अपना। जिसके बाद नेटो अपने छाते से धुएं को बाहर निकालने लगता है। तभी उस धुएं के अंदर जिन को कुछ गोलियां लगती हैं तो वो पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। लेकिन नेटो अपने जेम्स बॉन्ड वाले छाते से उसके ऊपर रबर वाली गोलियां चलाता रहता है। फिक्र मत करो, इससे तुम मरोगे नहीं, पर दर्द के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। तभी जिन बाहर आता है और उसके ऊपर अपने ब्लड से बनी ब्लेड्स को फेंक देता है, जिससे नेटो डॉज तो कर लेता है, पर वो ये देखकर इंप्रेस्ड था कि जिन ने लॉन्ग रेंज के लिए भी अपने वेपन्स को तैयार रखा है। तभी जिन उसके पीछे से अटैक करने आता है, लेकिन नेटो उसकी तरफ बॉम्ब को फेंक देता है जो कि फटता नहीं, बस उसके अंदर से धुआं बाहर आता है। जिन को लग रहा था कि नेटो फिर से दूर से उस पर शूट करने लगेगा, लेकिन नेटो उसके पीछे आकर उसकी रीढ़ की हड्डी में पंच मारता है। इससे वो इतना घायल हो जाता है कि दोबारा खड़ा भी नहीं हो पाता, लेकिन वो कोशिश करना नहीं छोड़ता। तो नेटो अपने अम्ब्रेला को उल्टा करके जेल की तरह उसे बांध देता है। भाई जेम्स बॉन्ड भी शर्मा जाए ऐसे चाहते को देखकर। नेटो उससे पूछता है कि वो अपने पापा से मिलने के लिए इतना उतावला क्यों है? तुम्हें उस बारे में कैसे पता? मैंने तुम्हारी फाइल देखी है, मुझे तुम्हारे बारे में काफी कुछ पता है, ये भी कि तुम्हारा पापा एक मोमोटारो है। ये सुन के शीकी हैरान हो जाता है। उसे लगता है कि उन दोनों की कहानी एक ही जैसी है, लेकिन जिन के दिल में अपने बाप के लिए सिर्फ नफरत ही भरी है। उसने उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया और फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसकी वजह से उसके पूरे शरीर पर निशान है। वो इन सब चीजों को सिर्फ अपनी नफरत की वजह से ही झेल पाया था, चाहे उसे कूड़ा ही क्यों ना खाना पड़े। तभी उसने कसम खाई थी कि वो अपने बाप को अपने हाथों से मारेगा, चाहे ऐसा करने में उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। गुस्से में जिन खुद को आजाद कर लेता है, लेकिन तभी नेटो उसके मुंह को पकड़कर उसे जमीन पे दे मारता है और कहता है कि अगर वो गोल को पाते हुए मर जाएगा तो उसका फायदा ही क्या है, उसे अपने गोल के लिए जीना चाहिए। आगे वो किसी को कॉल करता है और बताता है कि होमेर गेम से बाहर हो चुकी है और जिन पकड़ा जा चुका है और अब उस टीम में सिर्फ शीकी बचा है। और फिर यहाँ पर एक नर्स भेजने को कहता है, जिसके बाद वो शीकी को एक बॉल दिखाता है और बताता है कि ये उसे रास्ते में मिली। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम दूसरी बॉल ढूंढने जा सकते हो या मुझसे इसे छीन सकते हो। लेकिन शीकी सीधा उसकी उल्टी तरफ भागने लगता है, तो नेटो भी उसे देखने के लिए उसके पीछे जाने लगता है। वही जिन खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। तभी उसके बगल में शीकी आ जाता है और कहता है कि वो उसकी मदद करेगा, लेकिन इसके बदले उसे उसकी भी मदद करनी होगी क्योंकि वो अकेला नेटो को नहीं हरा सकता। लेकिन जिन मना कर देता है, तो शीकी उससे कहता है कि उसके लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका घमंड या फिर उसका गोल। और आगे बताता है कि उसके फादर भी एक मोमोटारो थे और उसे फिर से मनाने की कोशिश करने लगता है। दूसरी तरफ नेटो शीकी को ढूंढ रहा था, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं दिखता। तभी वो शीकी को भागता हुआ देखता है और वो जिन को गालियां दे रहा था। नेटो उसके सामने आ जाता है और अपनी बॉल को दिखाता हुआ कहता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। तभी जिन बॉल को छीनने के लिए पेड़ से कूदता है, लेकिन नेटो एन वक्त पर उसे डॉज कर लेता है। लेकिन ये असल में बस उनकी चाल थी। वो रस्सी में बंधा हुआ उसकी तरफ पत्थर फेंकता है, वो रस्सी उसके चारों तरफ लिपट जाती है और उसका दूसरा सिरा शीकी पकड़ लेता है। वो दोनों उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन नेटो अपने हील्स को जमीन पर गड़ा देता है और उसे लगता है कि समय खत्म होने से पहले उनका स्टैमिना ही खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी जिन उस पर अटैक करके उसका ध्यान भटका देता है और इस मौके का फायदा उठाकर शीकी उसके हाथ से बॉल को झटक देता है, जो कि जिन के पास गिरती है। नेटो सोचने लगता है कि जब वो दोनों बॉल के पीछे लड़ेंगे वो तब उनसे बॉल को छीन लेगा, लेकिन शीकी जिन से कहने लगता है कि वो बॉल को उठाकर भाग जाए और जिन बिल्कुल ऐसा ही करता है। शीकी बड़ा खुश था, लेकिन नेटो इसे याद दिलाता है कि पास वही होगा जो बॉल को फिनिश लाइन तक लेकर जाएगा, जो सुन के शीकी हैरान हो जाता है और नेटो समझ जाता है कि जितना उसने सोचा था शीकी उससे भी बड़ा गधा है। शीकी जिन को वापस बुलाने के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन जिन अब काफी दूर जा चुका था। दूसरी तरफ जिन सोचने लगता है कि शीकी के बिना ये सब हो ही नहीं पाता और वो वापस उसकी तरफ जाने लगता है, जो देखकर शीकी भी हैरान हो जाता है और पूछने लगता है कि कहीं वो रास्ता तो नहीं भूल गया। लेकिन जिन कहता है कि वो बस एक गधे की मदद से जीत हासिल नहीं करना चाहता, वो उसे बॉल देने ही वाला था। तभी एक अजीब सा क्रीचर वहां पहुंच जाता है। इसका नाम मोकू है और इसे तभी डिस्पैच किया जाता है जब कोई इमरजेंसी हो। उसके पीठ के पीछे लगे रेडियो से उन्हें पता लगता है कि कायोटो ब्रांच पर मोमोटारो ने अटैक कर दिया है और उन्होंने बैकअप मंगवाया है। दूसरी तरफ टेस्ट जोन के बाहर बाकी सबको लग रहा था कि वो तीनों फेल हो चुके हैं क्योंकि टेस्ट का समय तो कब का खत्म हो गया। लेकिन तभी वहां पर नेटो जिन और शीकी के साथ पहुंचता है और बताता है कि वो कायोटो ब्रांच में उनकी मदद करने जा रहे हैं। वो सभी बोट पर बैठकर निकल जाते हैं, जहां कई स्टूडेंट्स फाइट के लिए एक्साइटेड थे और कई डरे हुए थे क्योंकि इतनी जल्दी उन्हें असली बैटल में उतारा जा रहा है। लेकिन नेटो कहता है कि वो लड़ाई नहीं करने वाले, वो बस उनके लिए सपोर्ट का काम करेंगे। जल्दी वो कायोटो में पहुंच जाते हैं, जहां डीमंस का बेस एक फेमस टेंपल के नीचे है। आगे वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां अंदर एक छुपा हुआ रास्ता था। दूसरी तरफ हम सुबा कीरी को देखते हैं, जिसने डीमंस के एक यूनिट को खत्म कर दिया है और उसकी वाइस कैप्टन यामोगी उससे कहती है कि उसने फिर से कुछ ज्यादा ही कर दिया और ये सब साफ सफाई करने में उनका दिमाग खराब होने वाला है। पर सुबा कीरी कहता है कि वो खुद को रोक ही नहीं सकता। इन कीड़ों को देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है। काश उनका सामना किसी फीमेल लोनी से हो, उनके साथ
साथ एक्सपेरिमेंट करने में ज्यादा मजा आता है क्योंकि वो ज्यादा दर्द सह सकती है। यामोगी कहती है कि उसके एक्सपेरिमेंट्स बहुत घटिया होते हैं, खासकर वो चीज जो उसके पीछे से आ रही है। सुबह कीरी बताता है कि उसने इसे एक कुत्ता, एक बंदर और एक फेजेंट को मिलाकर बनाया है। हमारा काम डीमंस को ढूंढकर खत्म करना है, ना कि उन पर एक्सपेरिमेंट्स करना। मैं भी तो एक तरह से तुम्हारी मदद ही कर रहा हूँ। डीमंस अपने ब्लड से वेपन बना सकते हैं और खुद को हील भी कर सकते हैं। सोचो, अगर हम उससे कंट्रोल करना सीख जाएं तो उन्हें मारना कितना आसान हो जाएगा। वहीं एक डीमन बच्चा वहीं पर छुपा हुआ था, तभी उसे उन दोनों के कदम दूर जाते हुए सुनाई देते हैं। लेकिन जैसे ही वो चैन की सांस लेता है, सुबह कीरी उसके पास पहुंच जाता है। वो उसे अपनी लैब में ले जाना चाहता था तो यामोगी उसे बेहोश करने जाती है, लेकिन ऐसा करते वक्त उस बच्चे के एक खून का छींटा सुबह कीरी के कोट पर चला जाता है, जिससे सुबह कीरी पगला सा जाता है और उस बच्चे को पीटने लगता है। वो कहता है कि वो डीमन ब्लड पर रिसर्च तो करना चाहता है, लेकिन ये फिर भी बहुत गंदी चीज है। वो उसे अपने यूनिफॉर्म पर नहीं देख सकता। इसके बाद वो अपनी पावर्स का यूज करके सारे मरे हुए डीमंस के टुकड़े उसके सामने लेकर आता है। बताओ बच्चे, इसमें से कौन है तुम्हारे माँ बाप? लेकिन वो बच्चा इतना डरा हुआ था कि वो कुछ भी नहीं कह पाता। तो सुबह कीरी उन लाशों से उस बच्चे को दबाकर मारने लगता है। हमें पता चलता है जो मोमोटारो अपनी पावर्स का यूज करते हैं वो असल में बैक्टीरिया है जो कि उनके ब्लड में रहता है, और सुबह कीरी उस बैक्टीरिया का यूज करके लाशों को कंट्रोल कर सकता है, जो यामोगी को बहुत ज्यादा अजीब लगता है। उस बच्चे को मारने के बाद वो अपने उस क्रीचर जिसका नाम अगली है उस टेर को खाने के लिए भेज देता है। दूसरी तरफ नेटो बाकी के स्टूडेंट्स के साथ एक बड़े से टनल से गुजर रहे हैं। इसके बाद वो कायोटो ब्रांच के हेडक्वार्टर्स में पहुंच जाते हैं। तभी वहां पर एक बंदा आता है जो कि कुइना को देखकर उसके ऊपर लाइन मारने लगता है, लेकिन कुइना एकदम ही उसे मना कर देती है। वो थोड़ा बहुत दुखी होने का नाटक तो करता है, लेकिन वो फिर से नॉर्मल हो जाता है क्योंकि उसे रिजेक्शन की आदत हो चुकी है। नेटो बताता है कि ये क्योटो ब्रांच के सपोर्ट यूनिट का कमांडर है और इसका नाम क्योया है, और क्योया बताता है कि वो दोनों क्लासमेट रह चुके हैं। नेटो लड़ाई के मैदान में जाने लगता है। ये देखकर बाकी स्टूडेंट भी उसके साथ जाना चाहते थे। वो इस अजीब प्राणी की मदद नहीं करना चाहते हैं, लेकिन नेटो कहता है कि क्योया जो चाहे इन सब से करवा सकता है। तभी नर्स उन सबको अंदर बुलाती है, जहां जाने पर वो लोग देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे डीमन पेशेंट्स थे और ये सब हाल फिलहाल में हुई लड़ाई में ही घायल हुए हैं। तभी वहां पर काफी बुरी हालत में एक डीमन आता है, जिसे देखकर शिकी को लग रहा था कि क्योया उसे नहीं बचा सकता। मेरे यहाँ होने की एक वजह है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली सपोर्ट कैसे किया जाता है। दूसरी तरफ सुबह कीरी और योमोगी ने एक और यूनिट के वाइस कैप्टन और कैप्टन को मार दिया है और बाकी के डीमंस उनसे डर के मारे खड़े हो रखे हैं। तभी वहां पर नेटो आ जाता है और अपने स्पेशल मूव से उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इससे सुबह कीरी का कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो डीमंस की बॉडी का यूज करके खुद को बचा लेता है। सुबह कीरी नेटो को पहले से जानता था और वो पूछता है कि वो इस एरिया में क्या कर रहा है, और बताता है कि वो जानता है कि क्योटो में एक जगह पर सारे डीमंस इकट्ठा होते हैं और एक बार वो उन्हें खत्म कर दे तो क्योटो में डीमंस की प्रॉब्लम भी साफ हो जाएगी। क्योया एक घायल डीमन से पूछता है कि वो पहले क्या चाहता है, उसके हाथ उगे या फिर पैर, क्योंकि अभी वो उन दोनों को नहीं उगा सकता। वो बंदा कहता है कि वो अपने हाथों को वापस चाहता है ताकि वो अपने बच्चों को गले लगा सके। तो क्योया अपने हाथ को काटकर उसके मुंह में अपना ब्लड डालने लगता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे उसके दोनों हाथ वापस से उगाते हैं। शिकी पूछता है कि क्या वो इसके पैरों को भी उगा सकते हैं। क्योया हमें जवाब देता है, पर उन्हें ऐसा धीरे धीरे करना होगा क्योंकि अगर उसने ज्यादा ब्लड पी लिया तो उसकी बॉडी एंटीबॉडीज बनाने लगेगी, फिर उसका ब्लड उस पर काम ही नहीं करेगा। इसके बाद क्योया शिकी को कहीं लेकर जाता है और उसे एक मे नाम की लड़की का ध्यान रखने को कहता है, जिसके पेरेंट्स पर मोमोटारो एजेंसी ने अटैक कर दिया था और वो उन्हें अभी तक नहीं मिले हैं। शिकी मे के पास जाकर बैठ जाता है और उससे बात करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो उसे कोई जवाब नहीं देती। तभी शिकी देखता है कि सपोर्ट यूनिट लगभग 30 डेड बॉडीज को बाहर से लेकर आए हैं और उनके बीच में मे के माँ बाप भी हैं। उन्हें देखकर मे रोने लगती है और क्योया कहता है कि इतने साल बाद भी उसे ये सब देखने की आदत नहीं हुई है। दूसरी तरफ कीरी नेटो को बता रहा था कि उसने कई डेड बॉडीज के अंदर अपना बैक्टीरिया छोड़ा हुआ है क्योंकि वो जानता है कि सपोर्ट यूनिट उसे अपने बेस में लेकर जाएंगे। तभी कीरी अपनी पावर्स का यूज करने लगता है और मे के फादर की डेड बॉडी को जगाता है। वो मे का गला दबाने लगता है, लेकिन उसी वक्त वहां पर शिकी और क्योया आ जाते हैं। क्योया समझ जाता है कि ये कीरी की पावर्स हैं, तो वो शिकी को मे की आंखें बंद करने को कहता है और वो 2 चाकुओं को उसके फादर के सर में घुसा देता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। और क्योया समझ जाता है कि यहाँ पर और भी बॉडीज होंगी जिन्हें कीरी कंट्रोल कर सकता है। तभी मे की मॉम उठकर शिकी का गला दबाने लगती है और इससे पहले कि क्योया उसकी मदद कर सकता और ज़ॉम्बीज आकर उसे पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ बाकी के सपोर्ट यूनिट के मेंबर्स पर भी वो ज़ॉम्बीज अटैक कर रहे हैं। तभी शिकी के हाथ में हम एक गन को देखते हैं जो कि उसे नेटो ने दी थी, क्योंकि शिकी अभी अपनी पावर्स को ढंग से कंट्रोल नहीं कर सकता और जो गोलियां उस गन में है उसे भी डीमन के ब्लड ने बनाया है। शिकी मे की मॉम को शूट कर देता है, जिसके बाद वो वहां मौजूद बाकी के ज़ॉम्बीज को भी शूट कर देता है। क्योया शिकी को इन सारी भसड़ को संभालने को कहता है और वो खुद बाकी सबको इवैक्यूएट करने में मदद करेगा। दूसरी तरफ बाकी सब भी उन ज़ॉम्बी डीमन से लड़ रहे हैं, लेकिन उनके अटैक का उनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। बार बार पिटने के बाद भी वो फिर से खड़े हो जाते हैं। तभी वहां पर शिकी आता है और उनसे कहता है कि वो उनके सर पर अटैक करें, जिसके बाद वो सभी लोग एक एक करके उन ज़ॉम्बीज को खत्म करने लगते हैं। शिकी उन्हें मारता हुआ सोच रहा था कि इन सब डीमंस की भी कोई फैमिली होगी जो कि उनसे प्यार करती होगी। उसे समझ नहीं आता कि वो अपने लोगों को भी क्यों नुकसान पहुंचा रहे हैं जबकि उनका दुश्मन मोमोटारो है। दूसरी तरफ नेटो कीरी के ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन वो फिर से डीमंस को सामने लाकर शील्ड की तरह यूज करता है। तभी नेटो पर अगली अटैक करने लगता है, लेकिन वो उसके अटैक को डॉज कर लेता है, जिसके बाद अगली उन 3 डीमंस के ऊपर अटैक कर देता है। नेटो बाकी डीमन से कहता है कि वो यहाँ से चले जाएं, लेकिन यामोगी अपनी पावर्स का यूज करने लगती है और उन सब के चारों तरफ एक पावरफुल बैरियर बना देती है। कीरी कहता है कि वो तब तक इस बैरियर से नहीं निकल सकते जब तक कि यामोगी ना चाहे, और उसने उन डेड बॉडीज के अंदर ट्रांसमीटर्स लगाए हुए थे जिससे उसे उनकी बेस की लोकेशन का पता लग चुका है। कीरी वहां से जाने लगता है और यामोगी से कहता है कि वो अगली को उस बैरियर के अंदर भेज दे, तो यामोगी उसे अंदर जाने की परमिशन दे देती है, जिसके बाद कीरी के इशारे पर वो क्रीचर फट जाता है और इतने बड़े धमाके के बाद कीरी किसी की मौत को कंफर्म करना भी जरूरी नहीं समझता और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। वही नेटो घायल तो था, लेकिन वो अभी भी जिंदा है। दूसरी तरफ शिकी और बाकी सब ने सभी ज़ॉम्बीज को हरा दिया है और सारे पेशेंट्स भी वहां
से जा चुके हैं, पर मैं अब भी वहीं थी और अपनी पेरेंट्स की डेड बॉडीज को देख रही है। क्योया और शिकी उससे बात करने आते हैं, लेकिन मैं स्माइल करने लगती है और कहती है कि वो लोग उसकी फिक्र ना करे, उससे पता था एक ना एक दिन ऐसा जरूर होगा। ये सब देखकर शिकी गुस्से से भरने लगता है। वो याद करता है कि कैसे बचपन में वो एक सुपर हीरो बनना चाहता था। कहानियों में हमेशा मोमोटारो को हीरो बनाया गया है, लेकिन कोई हीरो भला ऐसी चीजें कैसे कर सकता है। वो मे को गले लगाता है और कहता है कि वो खुद एक विलन बनेगा और सभी हीरोज को खत्म कर देगा और ऐसी दुनिया बनाएगा जहां मे फिर से स्माइल कर सके। दूसरी तरफ जिन और क्योया उन बॉडीज को जलाने का इंतजाम करने जा रहे थे और उन्होंने बाकी स्टूडेंट्स को उन्हें फ्यूनरल हाउस में ले जाने का काम दिया है, लेकिन जूजी परेशान था क्योंकि यहाँ पर हाल ही में हमला हुआ है और उसे लगता है कि ये जगह सेफ नहीं है और वो अपनी पावर्स का यूज करके आसपास के एरिया को डिटेक्ट करने लगता है। वो बताता है कि वो 5 किलोमीटर के एरिया को कवर कर सकता है और ये भी पता लगा सकता है कि जो डिटेक्ट हुआ है वो मोमोटारो है या फिर नहीं। दूसरी तरफ किरी उन शॉप्स तक पहुंच चुका है जो कि डीमंस के बेस तक रास्ता दिया करते थे। उसने उस बूढ़ी औरत को भी मार दिया है। वो एजेंसी में कॉल करके अपने क्रीचर्स को यहाँ पर भेजने के लिए कहता है और साथ ही एक खतरनाक डीमन के बारे में भी इन्फॉर्मेशन मांगता है जिसका नाम वो भूल गया है। यामोगी को लगता है कि अंदर बहुत सारे डीमंस होंगे तो उन्हें अंदर पॉइजन गैस फेंक देनी चाहिए। तभी किरी को उस खतरनाक डीमन की रिपोर्ट मिलती है और वो असल में शिकी था। वो कहता है कि वो अंदर पॉइजन गैस नहीं फेंक सकते क्योंकि वो शिकी को जिंदा पकड़ना चाहता है। दूसरी तरफ क्योया जिन को वो जगह दिखाता है जहाँ पर वो डीमंस की डेड बॉडीज को जलाते हैं, जिसके बाद वो जिन को गर्लफ्रेंड के नाम पर चिढ़ाने लगता है तो जिन वहां से चला जाता है। लेकिन तभी क्योया के पीछे किरी आ जाता है जो कि उसकी पीठ में चाकू घुसाने वाला था, लेकिन क्योया के घूमने की वजह से वो उसके साइड में लगती है। जिन उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसी वक्त यामोगी आकर उसके हाथ को अपने बैरियर से बांधकर तोड़ देती है। जिन डरा हुआ था, लेकिन क्योया अभी भी शांत है और उसे कहता है कि वो बाकी लोगों को इन सब के बारे में बताए, तब तक वो इन्हें रोक कर रखेगा। जिन के जाने के बाद यामोगी पूरे डीमन बेस के ऊपर अपना एक बैरियर बना देती है ताकि कोई भी यहाँ से जिंदा बचकर ना जा सके। क्योया जानता है कि वो लड़ाई में उतना अच्छा नहीं है, ना ही बाकी के स्टूडेंट्स इन दोनों का सामना कर सकते हैं, तो उसे लगता है कि आज वो मरने वाला है। तभी किरी उससे शिकी के बारे में पूछता है, जो सुन के क्योया अपने पॉइजन सिरिंज को निकाल कर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, किरी उसकी गर्दन को काट देता है। वही मरते हुए भी वो सोच रहा था कि अगर वो मरने ही वाला है तो वो सेक्सी कुड़ी की जांघों के बीच मरना चाहेगा। वो क्योया की बॉडी को कंट्रोल करने जाता है, लेकिन तभी वो अपने क्रीचर्स को सेंस करता है और उसके कहने पर यामोगी उन्हें अंदर आने देती है। वही वो क्रीचर्स एक लकड़ी का डब्बा सा लेकर आए थे। दूसरी तरफ जिन मेन बेस पर पहुंचता है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। आगे जाने पर वो उन सबको एक ही रूम में देखता है। शिकी बताता है कि जूजी की एबिलिटी से उन्हें पता लग गया था कि मोमोटारो यहाँ पर आ रहे हैं, तो उन्होंने सभी पेशेंट्स को इवैक्यूएट कर दिया। लेकिन जब उनके जाने की बारी आई तो उनके चारों तरफ बैरियर बन गए और अब यहाँ से बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं बचा है। तभी वहां पर वही क्रीचर आ जाता है जो सब लोगों के सामने एक डीमन को जिंदा खाने लगता है। ये देखकर काफी सारे स्टाफ वहां से भागने लगते हैं और शिकी में से कहता है कि वो उसके साथ ही रहे। तभी वहां पर किरी आ जाता है और वो क्रीचर्स वो बॉक्स भी वहीं पर लेकर आए थे, जिसके बाद वो यामोगी और सभी क्रीचर्स को डीमंस को हराने के लिए भेज देता है। दूसरी तरफ कुइना अपने लिए कुछ कपड़े ढूंढ रही है जिसमें लड़ाई करने में आसानी हो। दूसरी तरफ कूरो जमीन पर पड़ा हुआ कह रहा था कि वो मरने वाला है क्योंकि उसकी दिल की धड़कनें बड़ी अजीब सी चल रही हैं। कुइना अपने कपड़े बदल कर कहती है कि उन्हें लड़ना ही होगा, पर कूरो कहता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो कुइना उसे अलमारी में छुपने को कहती है और वो उसकी बात मान भी जाता है, जो देखकर कुइना को कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा था। तभी वहां पर एक क्रीचर आ जाता है जो लड़ने से पहले कुइना से पूछता है कि क्या उसका नाम शिकी है, और जैसे ही कुइना मना करती है वो उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। उसकी वजह से कूरो जिस अलमारी में छुपा था वो नीचे गिर जाता है और वो बेचारा बेहोश हो जाता है। इसके बाद कुइना भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करती है, बॉक्सिंग ग्लव्स की तरह पहनती है। दूसरी तरफ इकारी भी एक क्रीचर से लड़ने के लिए तैयार हो रहा है और जिन क्योया को ढूंढने गया है और शिकी अब भी मे को छुपाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ जब कूरो को होश आता है उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे ही वो अलमारी को खोलता है उस क्रीचर का थोपड़ा उसके सामने ही पड़ा था, जिसके बाद वो देखता है कि वो कुइना की सारी बातें मान रहा है और कुइना उसे अपने पास बुलाकर उसकी कुटाई शुरू कर देती है। उस क्रीचर को इतनी बुरी तरह से पिटता हुआ देखकर कूरो कुइना से और भी ज्यादा डरने लगता है। ये सब कुइना की एबिलिटी आई लव की वजह से हो रहा है, जिससे अगर उसके दुश्मनों पर उसका खून पड़ जाता है तो उनकी उसके खिलाफ लड़ने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। आगे हमें पता चलता है कि कुइना सन की लड़की है जिसे लोगों को अपने ऊपर डिपेंड करवाना बहुत अच्छा लगता है ताकि वो खुद कुछ भी ना कर सके। जिसके बाद वो नीचे बिस्तर बिछाकर कूरो को वहां सुलाने लगती है और कहती है कि वो किसी भी चीज की फिक्र ना करे। वहीं कूरो की फटके चार हो रखी थी तो कुइना उससे कहती है कि वो यहीं पर रुके, वो उसके लिए खाना लेकर आएगी। वहीं कूरो और भी ज्यादा डरने लगता है क्योंकि कोई लड़की उस पर इतना ध्यान क्यों देगी और उसे लगता है कि कुइना उसे एक चारे की तरह यूज कर रही है। तभी वहां पर एक और क्रीचर आ जाता है और कुइना देखती है कि इस क्रीचर का लड़ने का तरीका पिछले वाले से अलग है। कुइना उसके ऊपर अटैक करने जाती है, लेकिन वो क्रीचर उसके शोल्डर को घायल कर देता है, जिसके बाद वो उसके दोनों हाथों को पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगता है। वो इस तरह से अपनी पावर्स का यूज नहीं कर पाएगी। आगे वो क्रीचर उसे उठाकर इधर उधर बार बार पटकता रहता है और कुइना खुद को नहीं छोड़ा पाती, जिसके बाद वो उसे जमीन पर पटक कर उसके सर को कुचलने लगता है। कूरो की डर के मारे बुरी हालत हो रखी थी और अब भी उसकी मदद करने की जगह वो सोच रहा था कि कोई आकर उसे बचा ले, और वो याद करता है कि पहले उसे किसी भी चीज से डर नहीं लगता था। पहले कूरो एक ऐसे गांव में रहा करता था जहां पर बहुत सारे डीमंस ह्यूमंस के साथ रहते थे और वो एक लुलू नाम की लड़की को बहुत ज्यादा पसंद करता था, और चाहे वो अंदर से जितना भी डरा हुआ हो, लुलू के सामने वो कुछ भी कर सकता था। वो दोनों अपना समय खुशी खुशी बिताते थे, लेकिन असल में लुलू को एक बीमारी थी और क्योंकि वो एक डीमन थी उसे किसी नॉर्मल डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जा सकता था। विलेज में एक ही डीमन डॉक्टर था जो कि उसका ध्यान रखा करता था, लेकिन एक दिन मोमोटारो एजेंसी ने वहां पर अटैक करके उस डॉक्टर को मार दिया और उसके बिना लुलू की कंडीशन और बुरी होती जा रही है। कूरो उससे कहता है कि वो फिक्र ना करे, वो उसके लिए दूसरा डीमन डॉक्टर ढूंढ कर लेकर आएगा। लुलू उससे कहती है कि वो कुछ भी कर सकता है और हमेशा वो इतना ही बहादुर रहे। इतना कहने के बाद उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद कूरो की कुछ भी करने की इच्छा ही मर जाती है, यहाँ तक कि वो रात को सो भी नहीं पाता और धीरे धीरे वो ऐसा बन गया। तभी उसे याद आता है कि लुलू ने जाने
आने से पहले कहा था कि वो बहुत बहादुर है। वो क्रीचर क्वीना को मारने वाला था, लेकिन ऐन वक्त पर कुरो आकर उसे बचा लेता है और सोचने लगता है कि जब वो दोबारा लुलू से मिले वो बताना चाहता है कि उसके जाने के बाद भी वो बहादुरी था। जिसके बाद वो अपनी पावर्स का यूज करने लगता है और अपने ब्लड से लुलू को बना लेता है। वो ब्लड धीरे धीरे उसकी बॉडी को कवर करने लगता है, जिससे उसका सारा डर खत्म हो जाता है। लेकिन असल में ये उसकी असली एबिलिटी नहीं थी। वो उसे तभी एक्टिवेट कर पाता है जब वो पूरी तरह से डरा ना हो। जिसके बाद वो उस क्रीचर के ऊपर अटैक करने लगता है और खून से बनी फूलों की पंखुड़ियां उस क्रीचर को छल्ली छल्ली करने लगती हैं। लेकिन वो मॉन्स्टर फिर भी सर्वाइव कर जाता है। पर कुरो को अभी भी डर नहीं लग रहा था और वो पूरे कॉन्फिडेंस से उससे लड़ना जारी रखता है। साथ ही वो अपने पास्ट को भी याद कर रहा था। उससे लड़ते हुए वो उस क्रीचर के दोनों हाथों को काट देता है और जब वो क्रीचर उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाता वो उस पर एक कॉम्बो लैंड करता है और उसकी गर्दन को काट देता है। दूसरी तरफ शीकी में से कह रहा था कि वो ना डरे क्योंकि सारे क्रीचर्स यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन मैं अभी भी दुखी थी और कहती है कि उसे अपने पेरेंट्स के साथ ही मर जाना चाहिए था। पर शीकी उसे समझाता है कि उसके माँ बाप ने उसे बचाने के लिए अपनी जिंदगी दी थी, अगर वो मर जाएगी तो उनका बलिदान बेकार चला जाएगा। जिसके बाद वो मोमोटारो से लड़ने वहां से जाने लगता है, लेकिन मैं उससे कहती है कि वो उन्हें नहीं हरा सकता। दूसरी तरफ कुछ डीमंस नेटो को होश में लाते हैं। वो 15 मिनट से बेहोश पड़ा हुआ था। डीमंस कहते हैं कि अगर वो उन्हें बचाने की कोशिश ना करता तो उसे इतनी चोटें कभी नहीं आती, पर नेटो बस उनसे कहता है कि वो उसके पीछे आए। दूसरी तरफ शीकी सुबह किरी के पास पहुंचता है और अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद पूछता है कि क्या उसी ने डेड बॉडीज को अपने पपेट्स की तरह बनाया था, जिसपे सुबह किरी हाँ कहता है तुम्हें शर्म नहीं आती मरे हुए लोगों का मजाक उड़ाते हुए। लेकिन ये सुन के किरी हंसने लगता है और कहता है कि डीमंस ह्यूमंस नहीं होते तो उन्हें कैसे भी ट्रीट करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुन के शीकी गुस्से में उसके ऊपर अपनी गन तान देता है। दूसरी तरफ जिन को सामने यामोगी दिखती है जो उसे बताती है कि डॉक्टर मर चुका है। जिसके बाद वो दोनों ही लड़ने के लिए अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देते हैं। जिन उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन यामोगी अपना बैरियर बनाकर खुद को बचा लेती है और उसे कहती है कि इतने कमजोर अटैक से वो उसके ऊपर एक खरोंच भी नहीं ला सकता। दूसरी तरफ किरी चाकू फेंक कर शीकी के हाथ से गन को गिरा देता है और कहता है कि वो खिलौनों का यूज करना बंद करे और अपनी असली पावर्स यूज करे। तो शीकी अपनी पावर से एक रॉकेट लॉन्चर बना लेता है और किरी के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वहां पर एक धमाका हो जाता है। लेकिन किरी ने चुप कर उसके अटैक से खुद को बचा लिया था। क्या हुआ, तुम इतने डर गए कि मेरे अटैक से तुम्हें छुपना पड़ा? तभी किरी उस कॉफिन में से एक बंदे को बाहर निकालता है जिसने मोमोटारो एजेंसी के ही कपड़े पहने हुए थे। शीकी को समझ नहीं आता कि वो अपने साथियों को भी इन ज़ॉम्बीज में कैसे बदल सकता है, पर किरी कहता है कि इसी ने कहा था कि मरने के बाद वो एक ज़ॉम्बी बनना चाहेगा। तभी वो ज़ॉम्बी अपनी पावर्स का यूज करने लगता है, जिससे शीकी की बॉडी इतनी भारी होने लगती है कि वो खड़ा भी नहीं रह पाता। किरी कहता है जब वो मोमोटारो को कंट्रोल करता है उनकी एबिलिटीज को भी कंट्रोल कर सकता है और इसकी पावर्स बैक्टीरिया को ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके बहुत ज्यादा हैवी करना है। वहीं वो ज़ॉम्बी लगातार एक ही चीज बोल रहा था कि वो सभी डीमंस को खत्म कर देगा। किरी कहता है जब उसने पहली बार बोला था वो भी हैरान हो गया था। वहीं जब ये बंदा जिंदा था उसका जिंदगी में एक ही मकसद था, सभी डीमंस को खत्म कर देना। दूसरी तरफ वो डीमंस यामोगी के बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनसे कुछ भी नहीं होता और नेटो चाहकर भी दीवार को नहीं तोड़ सकता था क्योंकि ऊपर बहुत सारे टूरिस्ट हैं और ऐसा करने पर उनकी जान भी जा सकती है। तभी वहां पर जूजी पहुंचता है और बताता है कि सभी घायलों को ऊपर भेज दिया गया है। वहीं जिन और शीकी अभी भी वहीं हैं। नेटो कहता है कि दीवार तोड़ने से पहले उन्हें ऊपर से सबको हटाना होगा। तभी वहां पर एक डीमन होमेर को वापस लेकर आता है जो रोते हुए कहती है कि वो उनकी मदद करने आई है। वहीं होमेर को देखते ही जूजी उससे कहने लगता है कि वो अपना तन उसे देना चाहता है। नेटो सोचने लगता है कि इस बार के सनकियों में उसे लगा था जूजी नॉर्मल होगा, पर लगता है उसे अभी भी लोगों को समझना नहीं आता। आगे नेटो होमेर के साथ बाहर आ जाता है और जूजी से कहता है कि वो अभी यहाँ पर एक लैंडस्लाइड करने वाले हैं जिससे सभी टूरिस्ट चले जाएंगे और उनके जाने की कंफर्मेशन जूजी देगा। आगे वो होमेर से कहता है कि वो अपनी पावर्स का यूज करे, लेकिन होमेर मना कर देती है क्योंकि वो अभी उसे कंट्रोल नहीं कर सकती। तो नेटो प्लान को कैंसिल करता हुआ कहता है कि उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा क्योंकि उसे बेकार स्टूडेंट्स नहीं चाहिए। होमेर कहती है कि उसे अपनी पावर्स को यूज करने में डर लगता है। तुम कब तक ऐसे रहने वाली हो? जितने भी स्टूडेंट्स अकेडमी में आए हैं वो खुद को बदलने आए हैं। अगर तुम हमेशा ऐसी ही रहोगी तो तुम्हारा अकेडमी में आने का फायदा ही क्या है? जिसके बाद होमेर अपनी पावर्स का यूज करने लगती है। वो टाइटन लगातार नेटो के ऊपर अटैक करने लगती है जिसकी वजह से वहां पर लैंडस्लाइड शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ टेंपल में सभी डीमंस इंसानों से कह रहे थे कि वो जल्दी से यहाँ से चले जाएं। जूजी अपनी पावर्स का यूज करके बताता है कि सारे ह्यूमंस यहाँ से जा चुके हैं। तो नेटो होमेर को बेहोश कर देता है और कहता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया। दूसरी तरफ जिन अभी भी यामोगी से लड़ रहा था और उसे दूरी रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तभी यामोगी उसे एक बैरियर में ट्रैप कर देती है और उस बॉक्स को छोटा ही करती जाती है। लेकिन जिन अपनी पावर्स का यूज करके उसके बॉक्स को तोड़ देता है। तभी वहां पर इकारी आता है। तुम्हें क्या लगा था इस बद्दे मॉन्स्टर से तुम मुझे हरा सकती हो? जिसके बाद वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए यामोगी की तरफ बढ़ने लगता है और उसके अटैक से बचता हुआ उसके जबड़े पर एक किक लैंड करता है और हमें पता चलता है कि इकारी की पावर्स उसके गुस्से के हिसाब से उसे कोई भी रैंडम पावर्स देती है और अभी उसे कैसे बूट्स मिले हैं जिससे उसकी स्पीड और एजिलिटी बढ़ जाती है। यामोगी को लगता है कि इकारी बहुत तेज है जो उसके लिए मुसीबत बन सकता है। दूसरी तरफ नेटो अपनी पावर्स का यूज करके उस बैरियर को तोड़ देता है और वो भी यामोगी के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन यामोगी उनसे डरने की जगह उन सबको मारने की तैयारी करने लगती है। दूसरी तरफ किरी भी शीकी को मारने वाला था, लेकिन तभी शीकी वहां से हट जाता है जिसके बाद वो फिर से अपने रॉकेट लॉन्चर से उनके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उस ज़ॉम्बी की पावर्स की वजह से वो रॉकेट उन तक पहुंच ही नहीं पाता। जिसके बाद किरी अपने ज़ॉम्बी से ऑक्सीजन को एक छोटे एरिया में कंप्रेस करता है और उससे शीकी के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से शीकी को इंटरनली काफी ज्यादा इंजरीज होती हैं। किरी को यकीन नहीं होता कि शीकी किशन का बेटा है जो कि हिस्ट्री में सबसे पावरफुल डीमन जनरल था। दूसरी तरफ मे को भी जमीन हिलती हुई महसूस होती है और वो डरने लगती है क्योंकि अब तक शीकी वापस नहीं आया था। दूसरी तरफ मोमोटारो एजेंसी में हम सैमी डेयर को देखते हैं जहां पर उसकी नई वाइस कैप्टन हीना उसका स्वागत करती है और उसकी तारीफों के पुल बांधने लगती है क्योंकि मोमोटारो में वो कोई 30 मार खां है, लेकिन सैमी डेयर कहता है कि वो अकेला काम करता है, उसे किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन हीना कहती है कि रूल के हिसाब से उन्हें साथ में ही काम करना चाहिए और उसे चिल्ड्रन ऑफ किशन के बारे में पूछती है। सैमी डेयर कहता है कि
कि बहुत समय पहले एक किशन नाम का डीमन था जिसने मोमोटारो एजेंसी को लगभग खत्म ही कर दिया और माना जाता है कि उसके काफी सारे बच्चे थे। हिना कहती है कि अगर ऐसा है तो उसके बच्चों को भी बच्चे हुए होंगे तो उसके तो बहुत सारे डिसेंडेंट्स होंगे। पर सामिडेयर कहता है कि चिल्ड्रन ऑफ किशन होने का मतलब उसका डिसेंडेंट होना नहीं है बल्कि किशन की पावर्स उसके पास होना है, यानी कई डिसेंडेंट्स के पास किशन की पावर्स नहीं है और जिनके पास उसकी पावर्स होती है उसे चिल्ड्रन ऑफ किशन कहा जाता है और वो समय समय पर पैदा होते रहते हैं। हिना को समझ नहीं आता कि वो क्या कह रहा है। तभी एक और मोमोटारो से बताता है कि चिल्ड्रन ऑफ किशन तब पैदा होते हैं जब मोमोटारो एजेंसी डीमंस के ऊपर भारी पड़ने लगती है। वो उसे अपना नाम शिन्या बताता है और वो 21वीं यूनिट का कैप्टन है। वो बताता है कि डीमंस और मोमोटारो के बीच ये लड़ाई हजारों सालों से चल रही है और ये सब किशन और उसके डिसेंडेंट्स की वजह से है। जब भी वो डीमंस को खत्म करने वाले होते हैं चिल्ड्रन ऑफ किशन आ जाते हैं जिससे ये युद्ध लंबा खिंचता ही जाता है। वो आगे बताता है कि डीमंस के साथ लड़ाई में कई ह्यूमंस भी चपेट में आ जाते हैं। ऐसे में पॉलिटिशियंस उनकी मदद करते हैं पर वो ये भी चाहते हैं कि मोमोटारो एजेंसी डीमंस को पकड़कर उनके खून से दवाइयां बनाए। वो कहता है कि अगर डीमंस ह्यूमंस के बीच ना छुपे होते तो उन्हें लीचर पॉलिटिशियंस की ना सुननी पड़ती। वो लोग उनकी मदद सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि मुसीबत के वक्त मोमोटारो एजेंसी सबसे पहले उन्हें बचाए। आगे वो कहता है कि वो शिकी को खत्म कर देगा पर सामिडेयर उसे बाकी के डीमंस को संभालने को कहता है क्योंकि शिकी उसका शिकार है। और हिना के पूछने पर वो बताता है कि शिकी के अलावा एक और चाइल्ड ऑफ किशन है। दूसरी तरफ कीरी कह रहा था कि टोटल 8 चिल्ड्रन ऑफ किशन होते हैं और एक बार शिकी के अंदर उसकी पावर्स जाग गई तो वो उनके लिए मुसीबत बन सकता है। लेकिन अब भी वो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करने की सोच रहा था। तभी शिकी फिर से वेपन बनाकर कीरी के ऊपर अटैक करने लगता है पर कीरी उसके हर अटैक को डॉज कर रहा था। तभी अचानक से शिकी जमीन पर गिर जाता है। इतना ब्लड यूज करने की वजह से वो बहुत कमजोर महसूस करने लगा था। कीरी फिर से शिकी को जमीन पर दबाने लगता है लेकिन तभी वो बगल में मे को नोटिस करता है। मैं शिकी से कहता है कि वो यहाँ से चली जाए लेकिन मैं भागती नहीं और कीरी से पूछती है कि उसके माँ बाप ने तो कुछ किया भी नहीं था तो उसने उन्हें क्यों मारा। पर कीरी कहता है कि मच्छर काटे या फिर ना काटे उन्हें मारना बेहतर ही होता है। शिकी मे का नाम लेके फिर से उसे जाने को कहता है। ये सुन के कीरी को याद आ जाता है कि उसके पेरेंट्स कौन थे। वो उसके सामने गिड़गिड़ा रहे थे कि वो मे को कुछ भी ना करे। बिल्कुल मैं उसे अभी कुछ भी नहीं करूंगा लेकिन कुछ समय बाद उसके साथ भी वही होगा जो मैं बाकी डीमंस के साथ करता हूँ। ये सब सुनकर मे रोने लगती है। शिकी किसी तरह खड़ा होने की कोशिश कर रहा है लेकिन कीरी फोर्स को बढ़ा देता है और कहता है कि अब वो अपनी पावर्स का यूज नहीं कर सकता। तभी अचानक से वहां पर आग आ जाती है और हमें पता चलता है कि हर चिल्ड्रन ऑफ किशन के पास एक एलिमेंटल पावर होती है जैसे हवा, बिजली, पानी और बाकी सब। वहीं शिकी की पावर फायर है। अपनी नई पावर की मदद से शिकी खुद को आजाद कर लेता है और अब उसे लग रहा था कि वो उन्हें हरा सकता है। कीरी शिकी के ऊपर अटैक करने जाता है लेकिन तभी एक बुलेट आकर उसके हाथ को फाड़ देती है और वो जख्म चलने लगता है। कीरी को लगता है कि इतने कम खून के साथ अगर वो इतना ताकतवर है तो उसे जिंदा छोड़ना बहुत खतरनाक हो सकता है। तभी शिकी अपने घुटनों पर आ जाता है क्योंकि वो अभी आग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ये देखते ही कीरी फिर से शिकी को जमीन पर दबाने लगता है जिसके बाद वो मे को मारने जाता है और कहता है कि वो भी अपने पेरेंट्स की तरह कीड़े मकोड़ों जैसे मरेगी। शिकी उससे पूछता है कि उस बच्चे ने आखिर किया क्या है, क्या डीमंस को हम जिंदगी जीने का भी हक नहीं है। ये सुन के मे को याद आता है जब उसने अपने माँ बाप से यही सवाल किया था और उन्होंने उससे कहा था कि हर किसी को शांति और खुशी से जीने का हक होता है। वहीं कीरी को गुस्सा आ रहा था और वो इससे भी पावरफुल अटैक करने जाता है। ये देख के शिकी भी अपने वेपन को बना लेता है लेकिन कीरी को लगता है कि वो बस नाटक कर रहा है क्योंकि उसके पास इतना खून है ही नहीं कि वो उस पर अटैक कर सके। लेकिन तभी शिकी अपने फ्लेम एलिमेंट का यूज करके कीरी के ऊपर अटैक कर देता है। कीरी बस उसके अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख ही पाता है जिससे वो बुरी तरह से घायल हो जाता है और उसे यकीन नहीं होता कि वो ऐसे से हार गया जिसने अभी अभी अपनी पावर्स अवेकन की हैं। वो उसी ज़ॉम्बी की तरफ बढ़ने लगता है और पास के सीन में हम देखते हैं जब कीरी मोमोटारो एजेंसी में बस एक रिसर्चर था तभी उसके पास मानका आता है जो कि चाहता था कि वो उसकी स्क्वाड को ज्वाइन करे। कीरी मना कर देता है लेकिन इसके बाद भी उसे मानका की टीम में डाल दिया जाता है और वो देखता है कि मानका जिस डीमन को भी मारता है उसके लिए प्रे जरूर करता है। लेकिन कीरी को ये सब समझ नहीं आता क्योंकि बचपन में डीमंस ने उसके पेरेंट्स को मार दिया था। इसके बाद उसके अंदर धीरे धीरे सारे इमोशन खत्म हो गए। जब ये चीजें वो मानका को बताता है तो मानका उसे हर रोज अपने फैमिली के साथ उसे डिनर करवाने के लिए लेकर आता है जिसकी वजह से धीरे धीरे कीरी के अंदर फिर से वो इमोशंस जागने लगते हैं। लेकिन वो मानका से पूछता है कि उसने एक फैमिली शुरू की क्यों जबकि उसका काम इतना खतरनाक है। मानका कहता है कि उसकी फैमिली उसे जिंदा वापस आने के लिए मोटिवेट करती है। इसके बाद एक दिन वो एक डीमन के घर पर रेड करने जाते हैं जहाँ उसे एक डीमन बच्चा दिखता है। मानका बच्चे को नहीं मार पाता लेकिन बाहर जाने के बाद वो बच्चा खुद पर से कंट्रोल खो बैठता है और बहुत सारे लोगों को मार दिया, मानका के बच्चे और बीवी को भी। और उससे लड़ते वक्त मानका भी बुरी तरह से घायल हो जाता है। मरते वक्त वो कीरी से कहता है कि उन्हें डीमंस पर कभी दया नहीं दिखानी चाहिए और हर डीमन को देखते ही बेरहमी से मार देना चाहिए। उसने कीरी को अपनी लाश का यूज करने के लिए कहा ताकि मरने के बाद भी वो डीमन से लड़ता रहे और मनाका की लाश का यूज करते हुए कीरी जल्द ही स्क्वाड कैप्टन तक पहुंच गया। वहीं अभी कीरी ने हार नहीं मानी थी और वो मनाका के साथ मिलकर सभी डीमंस को मार डालना चाहता है। लेकिन तभी मनाका का शरीर चलने लगता है। दूसरी तरफ शिकी को यकीन नहीं होता कि वो सच में फाइट को जीत चुका है। तभी वहां पर मे आती है और वो कहता है कि उन्हें जल्दी ही यहाँ से चलना होगा लेकिन तभी वो जमीन पर गिर जाता है। दूसरी तरफ यमोगी ने अपनी पावर्स का यूज करके खुद को एक बैरियर में बंद करके रखा हुआ था तो वो लोग उसे छोड़कर बाकियों की मदद करने जाने लगते हैं जहाँ वो क्योया को देखते हैं जिसने शिकी को हील कर दिया है और हमें पता चलता है कि उसने अपने ही खून का यूज करके खुद को हील किया था। नेटो कीरी से पूछता है कि उसे शिकी की किशन पावर्स कैसी लगी जिसपे कीरी कहता है कि वो सच में बहुत कमाल की है। इसके बाद वो सभी वहां से चले जाते हैं और जब यामोगी वहां पर पहुंचती है वो देखती है कि कीरी की मौत हो चुकी है। मनाका से मिलने के बाद वो बदल गया था, यहाँ तक कि उसने अपनी फैमिली भी शुरू की थी और हाल ही में उसकी एक बच्ची पैदा हुई है। यामोगी को समझ नहीं आता उन्हें वो कीरी की मौत के बारे में कैसे बताएगी। दूसरी तरफ कुछ घंटों बाद शिकी को होश आता है जो कि अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है। नेटो उनसे कहता है कि उन लोगों ने बहुत चीजें खोई हैं तो वो इसे जीत नहीं मान
सकते, लेकिन कम से कम वो सब जिंदा तो हैं। इसके कुछ समय बाद वो सभी वापस स्कूल जाने के लिए तैयार थे। क्योया ने मे को अडॉप्ट कर लिया है और मे जाते हुए शीकी से कहती है कि वो उससे मिलने जल्दी आए। अकेडमी में पहुंचने के बाद नेटो उनकी पढ़ाई शुरू कर देता है। डीमन एजेंसी को 3 हिस्सों में बांटा गया है, बैटल यूनिट, सर्वे यूनिट और मेडिकल यूनिट। ग्रेजुएशन के बाद तुम तीनों में से किसी एक ग्रुप को ज्वाइन करोगे जो कि तुम्हारे ब्लड की पावर्स पर बेस होगा। लेकिन इकारी को सोता हुआ देखकर उसके कान के पास चुटकी बजाता है और सबसे कहता है कि अब उन्हें अपने पार्टनर चुनने हैं जो उनके साथ डॉर्म रूम में रहेंगे। लेकिन किसी के साथ भी रहना उनमें से किसी को अच्छा नहीं लग रहा था और जूजी कहता है कि उनके नंबर के हिसाब से किसी एक लड़के को अलग रहना होगा। जिसे भी पार्टनर नहीं मिलता है वो मेरे साथ रहेगा। जो सुन के सभी स्टूडेंट्स डर जाते हैं। कुइना कहती है कि वो कुरो के साथ रहेगी, लेकिन नेटो मना कर देता है क्योंकि लड़का और लड़की साथ में नहीं रह सकती। वही ये सब सुनकर जूजी और शीकी कुरो पर भड़कने लगते हैं और उससे पूछते हैं कि उसने कौन से मंत्र मारे हैं। आगे वो सभी लोग बहस करते रहते हैं और शीकी इकारी से पूछता है कि क्या वो उसका रूममेट बनना चाहेगा, लेकिन इकारी सीधा ही मना कर देता है और जूजी कुरो से पूछने जाता है, लेकिन उसके बद्दे से तोपड़े को देखकर कुरो भी मना कर देता है। इसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो रॉक पेपर सीजर खेलेंगे और जो भी हारेगा उसे नेटो के साथ रहना होगा। इस गेम में जूजी हारता है जिसका बेचारी को बहुत बड़ा सदमा लगता है, लेकिन शीकी भी ज्यादा खुश नहीं था क्योंकि उसका रूममेट जिन बना है। वहीं जिन किशन की पावर्स और उसके बच्चों के बारे में और चीजें जानना चाहता है। शीकी मे के बारे में सोचने लगता है और उम्मीद करता है कि वो खुशी होगी। दूसरी तरफ मोमोटारो एजेंसी में शिन्या शीकी को मारना चाहता है क्योंकि उसने कीरी को हराया था और ऐसा करने के बाद उसे लगता है कि उसे प्रमोशन जरूर मिलेगी। आगे हम सभी स्टूडेंट्स को नहाते हुए देखते हैं जहाँ पर शीकी बड़बड़ किए जा रहा है पर कोई उसकी बात नहीं सुनता। जिन और इकारी वहां से जाने लगते हैं और कहते हैं कि कम से कम नहाते वक्त वो चुप रहा करे। वहीं कुरो डरा हुआ था क्योंकि उसे यकीन है कि कुइना बाहर उसका इंतजार कर रही है, जो सुन के वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं। तभी वहां पर नेटो आता है और बताता है कि आज वो एक इवैक्यूएशन ड्रिल करने वाले हैं और जिम में आने के लिए उनके पास सिर्फ 10 मिनट है। आगे वो सभी जिम में पहुंच जाते हैं और नेटो कहता है कि आज के मौसम का वो पूरा फायदा उठाने वाले हैं। आज उन सबको ये सिखाया जाएगा कि इमरजेंसी सिचुएशन में क्या क्या करना होता है। उन्हें जिस चीज की भी जरूरत पड़ने वाली है वो पहले ही यहाँ पर मौजूद है। अगला नोटिस मिलने तक उन्हें इसी जिम में रहना होगा। जिसके बाद नेटो वहां से जाने लगता है। उसके जाते ही सारे स्टूडेंट्स बैठकर खाना खाने लगते हैं और सब कुछ खत्म कर देते हैं, लेकिन अभी भी एक पुडिंग बची हुई थी और कुरो कहता है कि उसे पुडिंग सबसे ज्यादा पसंद है। पर ये सुनकर कुइना भड़क जाती है और कहती है कि उसे पुडिंग उससे भी ज्यादा पसंद कैसे हो सकती है। लेकिन तभी वो कहती है कि वो उसकी बनाई हुई पुडिंग खा सकता है। तभी होमेर सभी से पूछती है कि आखिरी बची पुडिंग कोई खाना चाहता है, लेकिन सभी स्टूडेंट्स मना कर देते हैं क्योंकि उन्होंने पहले ही खा लिया था। और जैसे ही बेचारा जिन अपना हाथ खड़ा करता है, शिकी होमेर के हाथ से पुडिंग ले चुका था, लेकिन उसके हाथ वापस नीचे करने से पहले शिकी उसे देख लेता है और कहता है कि अगर उसे भूख लगी है तो वो उसकी आखिरी प्लेट खा सकता है। लेकिन ये सुन के जिन को सिर्फ गुस्सा ही आता है। दूसरी तरफ नेटो इवैक्यूएशन ड्रिल के लिए सारे रूम्स को चेक कर रहा है। तभी वहां पर एक मैसेंजर आता है और प्रिंसिपल उससे कहता है कि उसे इमरजेंसी ड्रिल के रूल्स इतने सख्ती से फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो दोनों ही जानते हैं कि यहाँ पर असली में कोई खतरा नहीं है। दूसरी तरफ जिन शीकी से उस पुडिंग के लिए लड़ने के लिए तैयार हो रहा है। क्या यार, तो सिंपल ये भी नहीं बोल सकता कि तुझे पुडिंग चाहिए, इतना डरपोक है तू। लेकिन ये सुन के जिन का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देता है। वो शीकी की तरफ अपनी सौ को फेंकता है जिसे शीकी ब्लॉक कर देता है, लेकिन इससे पहले कि शीकी अटैक कर पाता वहां पर नेटो आ जाता है। तुम गधे, एक पुडिंग के पीछे अपनी जान खतरे में डाल रहे हो और ये क्या है, मेरे लिए तुम लोगों ने खाना भी नहीं छोड़ा। ये सुन के होमेर उससे माफी मांगने लगती है, लेकिन बाकी के स्टूडेंट्स कह रहे थे कि उसे पहले बताना चाहिए था कि वो भी उनके साथ खाना खाएगा। आगे वो उन्हें बताता है कि जिम में फाइटिंग और अपनी पावर्स का यूज करना मना है और कोई भी अगर उसकी परमिशन के बाहर जाता है तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। नेटो पुडिंग लेकर चला जाता है, लेकिन वो चम्मच भूल गया था, पर कोई भी चम्मच देने के पीछे स्कूल से बाहर नहीं निकलना चाहता। इसके बाद सभी सोने की तैयारी करने लगते हैं, जहाँ शीकी अपने उम्र के लोगों के साथ बात करने के लिए एक्साइटेड था, लेकिन जिन बिल्कुल उसका उल्टा है, तो वो उन सबसे दूर जा रखा है। आगे कोई ना कुरो से कहती है कि वो उसके साथ आकर सो जाए। ये सब इकारी को नहीं पसंद आता क्योंकि उसके ख्याल थोड़े पुराने जमाने के हैं, तो वो लड़कियों को एक तरफ और लड़कों को दूसरी तरफ सोने को कहता है। सारे लड़के भूतों की कहानियां सुनाने लगते हैं जिससे शीकी की फटने लगती है। वो कहता है कि जिनको इन सबसे डर लग रहा होगा तो उन्हें किसी और बारे में बात करनी चाहिए, पर जिन कहता है कि उसे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी तरफ नेटो क्योया से बात कर रहा था और बताता है कि क्योटो का बेस फिर से बनना शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ लड़कों की कहानियां अभी भी जारी थी। तभी वहां पर लाइट चली जाती है जिससे डर के मारे शीकी चिल्लाने लगता है। जूजी अपने फोन की फ्लैश लाइट चलाता है और वो लोग देखते हैं कि वहां पर कोई अजीब सी चीज आ रखी है जिससे देखकर वो डरने लगते हैं। इकारी को लगता है कि वो कोई भूत है और वो उसके ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन तभी वो उड़ता हुआ पीछे चला जाता है। ये देखकर सारे लड़के डर के मारे जिनके पीछे छुप जाते हैं। शोर शराबा सुन के वो दोनों लड़कियां भी इधर आ जाती हैं। वहीं शीकी इतना ज्यादा डरा हुआ था कि वो गन को निकाल कर इधर उधर शूट करने लगता है और पूरे जिम की ऐसी की तैसी हो जाती है। जब नेटो वहां पहुंचता है वो देखता है कि सारे स्टूडेंट्स जमीन पर पड़े हुए थे। वो नेटो से कहता है कि वो इन सबको कहे कि ये बस बुरा सपना था और यहाँ पर कोई भूत वूत नहीं आया था। अगले दिन सभी को यकीन हो जाता है कि उन्होंने रात को कोई बुरा सपना देखा था। नेटो उन्हें बताता है कि वो अगली फील्ड एक्सरसाइज के लिए इस बार टोक्यो जा रहे हैं। इसके कुछ दिनों बाद नेटो अपनी पूरी क्लास के साथ टोक्यो में पहुंच जाता है और इस बार उन सब ने अपना हुलिया बदल रखा है, पर बेचारे जूजी के लिए विग नहीं थी तो वो नॉर्मली घूम रहा है। नेटो उन सभी से कहता है कि वो जल्दी सोने चले जाएं क्योंकि उन्हें सुबह सुबह ट्रिप पर जाना होगा। नेटो उसे एक एड्रेस देता है और बताता है कि उसे वहां जाकर अपने ब्लड को देना होगा क्योंकि वो उसके ब्लड पर रिसर्च करना चाहते हैं। क्या घटिया स्कूल ट्रिप जा रही है यार। तभी उसे बगल में एक फेस्टिवल होता हुआ दिखता है और वो बाकी सबसे छुपकर पहले फेस्टिवल में चला जाता है जहाँ एक लड़का अपनी
अपनी बहन से कह रहा था कि वो उसके लिए टॉप प्राइज नहीं जीत सकता क्योंकि उसका टारगेट बहुत ज्यादा छोटा है, तो शीकी उसकी मदद करने पहुंच जाता है और एक ही बार में उस टारगेट को शूट कर देता है। पर वो अकेला नहीं था, उसी टाइम पर एक और बंदे ने भी उसे शूट किया था, लेकिन ये देखकर वो दोनों स्माइल करते हैं और उनके बीच में कंपटीशन सा छिड़ जाता है। उन्हें हर टारगेट को ठोकता हुआ देखकर शॉपकीपर भी हैरान हो जाता है क्योंकि आज उसे बहुत घाटा होने वाला है। जल्दी वो सारे टारगेट्स को गिरा देते हैं और शॉप में जितने भी प्राइजेस थे वो उन्हें मिल जाते हैं, जो कि वो बच्चों को देते हैं। इसके बाद वो साथ में बैठे हुए थे और इस बंदे का नाम मकाटो है। शीकी उससे पूछता है कि क्या उसे भी गन पसंद है, जिसपे वो हाँ कहता है और बताता है कि वो बहुत शूटिंग गेम भी खेलता है और यूट्यूबर्स को अलग अलग गन टेस्ट करता हुआ भी देखता है। शीकी उसे अपना नकली नाम बताता है और मकोटो की उम्र 19 साल जानकर उसे लगता है कि वो कॉलेज में होगा, लेकिन मकाटो उसे बताता है कि वो असल में एक पुलिस वाला है। शीकी उससे पूछता है कि वो पुलिस वाला क्यों बना, क्योंकि मैं लोगों को बचाना चाहता था, लेकिन इसकी भी अपनी ही प्रॉब्लम है। उस आधे टकले इंसान को देखो, तुम्हें नहीं लगता वो कभी भी किसी को भी पीटने लगेगा, लेकिन फेस्टिवल में उसने एक गोल्ड फिश जीती थी जो उसने बच्चों को दे दी। वो बस दिखता ही बुरा है लेकिन असल में वो अच्छा है, इसलिए मैं खुद डिसाइड करना चाहता हूँ कौन अच्छा है कौन बुरा। मेरा बॉस बिल्कुल उल्टा ही है, वो लोगों को अरेस्ट करता जाता है। वो इंसान बुरा नहीं है, बस उसके काम करने का तरीका थोड़ा स्ट्रिक्ट है। आगे वो दोनों एक दूसरे का नंबर शेयर करते हैं और क्योंकि कल शाम को शीकी फ्री था तो वो दोनों साथ में घूमने का डिसाइड करते हैं। तभी उसे अपने बॉस का मैसेज आता है जो कि शिन्या है। आगे वो दोनों अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ होटल में नेटो उन सबको लेक्चर दे रहा है, तुम्हें यहाँ पर उसी तरह रहना है जैसे तुम अकेडमी में रहते हो, तुम लोग अपने रूम से बाहर तभी निकलोगे जब कल की ट्रेनिंग होगी। दूसरी तरफ कुइना को ये फिक्र होने लगती है कि कुरो बेचारा क्या खाएगा, तुम फिक्र मत करो मेरा हो जाएगा। दूसरी तरफ शिन्या से मिलने मकाटो आता है और शिन्या उसे डांट लगाने लगता है क्योंकि शीकी को ढूंढने की जगह वो इधर उधर घूम रहा है। उन्होंने पुलिस वालों के कपड़े इसलिए पहने हैं क्योंकि वो किसी से भी पूछताछ कर सकते हैं, जिसके बाद वो उसे अपने साथ ले जाने लगता है। दूसरी तरफ शीकी सोच रहा था कि मकाटो उसका अच्छा दोस्त बन सकता है और मकाटो को भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है। अगले दिन नेटो सभी को एक बुक स्टोर के अंदर जाने को कहता है। उसका ओनर उनसे बात करने लगता है, मुझे पता था कि यहाँ नेटो आने वाला है, मेरी तरफ मत देखो, जब तक हम बात कर रहे हैं बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव करना है तुम्हें। अभी हमारे बहुत सारे लोग सर्वे करने गए हैं, यहाँ तुम्हें काफी सारी इन्फॉर्मेशन और अंडरग्राउंड फैसिलिटीज मिलेगी। शीकी पूछता है कि क्या वो आज फैसिलिटीज को देख सकते हैं, लेकिन वो मना कर देता है और अपना नाम कायोरू बताता है। वो कहता है कि मेडिकल यूनिट सिर्फ डीमंस को हील ही नहीं करती बल्कि उन्हें ह्यूमंस के बीच सेफली जीने में भी मदद करती है। जो सुन के होमेर सोचने लगती है कि उसे मेडिकल यूनिट में जाना है क्योंकि वो लोगों की मदद करना चाहती है। वहीं जूजी को लगता है कि वो रिकॉन यूनिट के लिए बेहतर होगा क्योंकि उसका काम छुप कर इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना होता है। वहीं कुइना सोच रही थी कि कुरो जिस भी यूनिट में जाएगा वो भी उसी में जाएगी। आगे क्योरो उन्हें बताता है कि उसने सीक्रेट फैसिलिटी उन्हें इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि अगर मोमोटारो उन्हें पकड़ लेता है तो उनकी सारी इन्फॉर्मेशन बाहर चली जाएगी। पर शीकी कहता है कि उसे जितना भी टॉर्चर करे वो किसी को कुछ नहीं बताएगा। क्योरो उसकी तारीफ करता है, पर मोमोटारो को तुम्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, सबके पास अपनी यूनिक पावर्स होती हैं और कई तो अपने टीममेट से भी उसके छुपा कर रखते हैं। इसके बाद वो सभी बुक स्टोर से बाहर आ जाते हैं जहाँ शीकी बड़ा घबराया हुआ था। जूजी उसे समझाता है कि अगर वो ऐसी हरकतें करता रहा तो लोगों को उस पर शक हो जाएगा। नेटो उन्हें बताता है कि ज्यादातर सिक्योरिटी कैमरास मोमोटारो एजेंसी से लिंक्ड हैं और अगर वो जरा भी ब्लड डिटेक्ट करते हैं तो एजेंसी यहाँ पर अपने एजेंट्स को भेज देती है। वो उन्हें जल्दी करने को कहता है क्योंकि उन्हें सबसे पहले मेडिकल यूनिट को विजिट करना है जो कि एक हॉस्पिटल चलाती है, जिसके बाद वो कॉम्बैट यूनिट से मिलने जाएंगे। ऐसे ही शाम हो जाती है और नेटो उनसे कहता है कि कल उन सबको उस यूनिट में जाना होगा जिसमें भी वो इंटरेस्टेड हैं। वहीं शाम को शीकी अपना खून देने जाता है जहाँ पर एक बड़ी सी लड़की दरवाजा खोलती है। इसका नाम मैरी था जो कि जल्द ही उसका खून निकाल भी लेती है। वहीं बार बार शीकी की नजरें कहीं और ही जा रही थी। मैरी ये सब देखकर उसके सामने अपना अंग प्रदर्शन करने लगती है और कहती है कि अगर वो चाहे तो उसके साथ बाकी सारी चीजें भी कर सकती है, लेकिन इसका शीकी को इतना बड़ा सदमा लगता है कि वो दौड़ता हुआ वहां से बाहर आ जाता है। वहीं उसे जाता हुआ देखकर मैरी सोच रही थी कि उसे मजे करने चाहिए क्योंकि बाकी लोगों से उसकी जिंदगी काफी छोटी होने वाली है। आगे शीकी मकाटो से मिलने जाता है और वो बेचारा अभी तक शौक में था। वो एक धमाकेदार मूवी देखने जाते हैं लेकिन असल में उसकी एंडिंग सैड थी जिसकी वजह से शीकी दुखी हो जाता है क्योंकि उसमें बचपन के दोस्त एक युद्ध में आमने सामने खड़े थे। मकाटो उससे पूछता है कि अगर वो दोनों युद्ध में आमने सामने होंगे तो क्या वो उसे मारेगा। मैं कोशिश करूंगा कि किसी की जान न जाए और सीधा टॉप लेवल के लोगों को ठोकूंगा जिन्होंने इस वॉर को शुरू किया होगा। तभी मकाटो को शिन्या का मैसेज आता है और वो शीकी से माफी मांगकर वहां से चला जाता है। तभी नेटो शीकी को कॉल करता है और उससे कहता है कि वो जल्दी से होटल वापस आए क्योंकि पास में ही एक एक्सीडेंट हुआ है। इससे कुछ समय पहले जब नेटो और बाकी सभी स्टूडेंट्स होटल जा रहे थे, दो बच्चे सड़क को क्रॉस कर रहे थे जहां पर एक ट्रक से उनका एक्सीडेंट होने वाला था क्योंकि ड्राइवर सो रखा है जिन उनकी मदद करने के लिए अपनी पावर्स का यूज करता है, जिससे ट्रक साइड में गिर जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी बड़ी बहन घायल हो जाती है। तभी नेटो जिन को बताता है कि पास के ही सिक्योरिटी कैमरा ने ये सब देख लिया है और मोमोटारो एजेंसी वाले जल्दी यहाँ पर पहुंचने वाले होंगे। नेटो सभी स्टूडेंट से अपने हुलिये को चेंज करने को कहता है ताकि वो कहीं और जाकर छुप सके। क्योरू नेटो को फोन करता है और बताता है कि सपोर्ट यूनिट उन्हें सेफ लोकेशन पर ले जाएगी और वो शीकी के पास भी बंदे भेज देगा। दूसरी तरफ वो वीडियो शिन्या और मकाटो तक भी पहुंच जाती है। शिन्या कहता है कि वो उसे पकड़कर इन्फॉर्मेशन निकालेंगे और काम खत्म होने के बाद उसे मार देंगे, पर मकाटो इसके खिलाफ था। उसे लगता है कि उसने बच्चे की जान बचाने के लिए अपनी पावर्स यूज की तो उन्हें उसे नहीं मारना चाहिए। ये सुन के शिन्या को गुस्सा आ जाता है लेकिन वो उससे कुछ नहीं कहता क्योंकि शीकी को मारने के लिए उसे उसकी पावर्स की जरूरत पड़ेगी। दूसरी तरफ क्योरू स्टूडेंट्स को एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी में लेकर आया है जहां वो इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं और यहीं पर रिकॉन यूनिट की मीटिंग भी होती है और वो बुक स्टोर बस लोगों का ध्यान भटकाने के लिए है जो कि उनकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने में भी मदद करती है ताकि अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो मोमोटारो का ध्यान उन डिकॉय यूनिट पर जाए ना कि उनकी असली फैसिलिटी पर। तभी वहां पर शीकी आता है और जब उसे पता लगता है कि जिनने दो बच्चों को बचाया था वो उसकी तारीफ करने लगता है और उसे समझ नहीं आता कि सारी इतनी टेंशन में क्यों है। इकारी उससे कहता है कि वो गधा तो है पर कम से कम जो उसके मन में आया वो बोल तो रहा है। नेटो जिनको समझाता है कि जो उसने किया वो गलत नहीं था पर इससे बाकी लोगों की
जिंदगी भी खतरे में आई है तो वो सही भी नहीं था। उसे अपनी फिजिकल एबिलिटीज पर काम करना चाहिए ताकि अगली बार वो बिना अपनी ब्लड का यूज करके लोगों को बचाए। दूसरी तरफ शिन्या एक पार्टी की जगह पर जाता है जहाँ का बॉस उसका शुक्रिया अदा करता है क्योंकि ये सब कुछ वो उसी की वजह से कर पा रहा है। लेकिन तभी शिन्या उसके सर के ऊपर पान गिरा देता है। मेरे पास इन सब का समय नहीं है, ये देखो तुम्हें इस लड़के को ढूंढना है। वो बंदा कहता है कि काम हो जाएगा। इसके बाद वो जिनको ढूंढने वहां से निकल जाते हैं और उसका एक पंटर उससे पूछता है कि आखिर शिन्या है कौन। उसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन उसी की वजह से मेरी टीम इतनी बड़ी हो पाई है और ऐसा लगता है जैसे वो सबके आर पार देख सकता हो। आगे हमें पता चलता है कि शिन्या जिसे भी अपने बैक्टीरिया से इन्फेक्ट करता है वो उसकी आंखों से देख सकता है। एक बार में वो 36 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, लेकिन एक आदमी पर इसका असर सिर्फ 24 घंटों तक रहता है। तभी उसे एक बंदे की आंखों से कुछ दिखता है और वो उसे कांटेक्ट करके राइट में मुड़ने को कहता है। वहीं शिन्या को ये बात काफी अजीब लगती है। जब उसे पता है कि मोमोटारो उसे ढूंढ रहे हैं तो वो फिर से उस लोकेशन पर क्यों पहुंचेगा। आगे वो एक और पंटर को कॉल करता है और उसे अपने बगल वाले हॉस्पिटल में जाने को कहता है। पर सर मैं अभी अभी जेल से बाहर आया हूँ, देखा मैंने अपने बॉस की रखेल के साथ रंगरलियां मना रहे थे। चुपचाप से अंदर जाओ वरना तुम्हारे बॉस को सब कुछ बता दूंगा। वहीं शिन्या सही सोच रहा था। वो मास्क वाला लड़का असल में जिन्ही है जो कि हॉस्पिटल में उन लड़कियों की हालत के बारे में पूछने आया है। रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि वो लड़की ठीक है, बस अपनी बहन को बचाते हुए उसके सर पर थोड़ी चोट लग गई। वहीं ये सब सुनकर जिन अपनी बड़ी बहन को याद करता है, लेकिन जैसे ही वो हॉस्पिटल से बाहर निकलता है वो गुंडे उसे घेर लेते हैं। उन पंडरों का बॉस उसी लड़की की फोटो दिखाता है और कहता है कि अगर वो उनके साथ नहीं चला तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा। तो जिन उनके साथ चला जाता है जहाँ पर शिन्या ने उसे एक चेयर से बांध रखा है और पहचान जाता है कि क्योटो में वो शीकी के साथ था। अगर तुम यहाँ पर हो यानी नेटो भी होगा, और अगर नेटो है तो शीकी भी जरूर यहीं होगा। बताओ मुझे शीकी कहाँ पर है। लेकिन जिन उसे कोई जवाब नहीं देता और शिन्या वहां से बाहर आ जाता है। अगर नेटो और शीकी दोनों यहाँ पर हैं तो अकेला मकोटो के साथ मैं कुछ नहीं कर सकता। दूसरी तरफ उस फैसिलिटी में नेटो को जिन का नोट मिलता है जिस पर वो उनसे माफी मांग रहा था। दूसरी तरफ मोमोटारो एजेंसी में काफी सारे एजेंट्स इकट्ठा हुए हैं। उनमें से एक सुकायोमी है जो कि 20वीं स्क्वाड का कैप्टन है और साथ में ओसाका जो कि उसका वाइस कैप्टन है। सुकायोमी एस्ट्रोलॉजी में बहुत मानता है और वो ओसाका से कहता है कि उसकी किस्मत इस महीने बहुत बुरी होने वाली है तो शायद आज वो टपक जाए। तभी वहां पर शिन्या आता है और बताता है कि शीकी तक पहुंचने का उसके पास एक तरीका है। शिन्या उनसे कहता है कि वो शीकी को मार डालेंगे, लेकिन उसके लिए उन दोनों को नेटो को संभालना होगा। ये सुन के ओसाको को गुस्सा आ जाता है और वो उनसे पूछता है कि वो भला उसकी मदद क्यों करेंगे। ये हमारा इलाका है, हम यहाँ तुम्हें अपने पॉइंट्स क्यों बढ़ाने दें। सुकायोमी उसे शांत रहने के लिए कहता है। तुम्हें भला हमारी मदद क्यों चाहिए, तुम किशन के बच्चे से भी लड़ रहे हो, तभी तुम्हारे पास मकाटो है, वो तो अकेला ही उसे संभाल सकता है। तभी शिन्या कहता है कि वो उनकी मदद फ्री में नहीं चाहता, उन्हें भी नेटो से लड़ने का मौका मिलेगा। जो सुन के ओसाको फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं वो स्टूडेंट्स अभी तक यहीं पर हैं क्योंकि जिन वापस आया ही नहीं है तो वो लोग सोचने लगते हैं कि उन्हें कॉम्बैट यूनिट की मदद लेनी होगी। लेकिन तभी वहां पर मासूमी आता है जो कि कॉम्बैट यूनिट का कैप्टन था। जिन अपनी मर्जी से गया है, मैं अपने सोल्जर्स को उसके पीछे नहीं भेजने वाला। आगे वो उन्हें बताता है कि सर्वर रिपोर्ट के हिसाब से जिनको कुछ आम लोगों ने किडनैप किया है, लेकिन इसके पीछे जरूर मोमोटारो एजेंसी का हाथ है। लेकिन जो मोमोटारो एजेंसी यहाँ पर होती है वो आम लोगों को इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं करती, तो जरूर यहाँ पर किसी और यूनिट को भेजा गया है। यानी वो नहीं जानते कि यहाँ पर कितने सारे मोमोटारो के एजेंट्स हैं। अगर वो ऐसे ही बाहर जाते हैं तो उनके बेस पर भी अटैक हो सकता है और बैटलफील्ड में मोमोटारो की तादाद उनसे ज्यादा हो सकती है। आगे मासूमी कहता है कि उनकी हालत उतनी भी बुरी नहीं है क्योंकि उनके पास नेटो है जो कि पहले टोक्यो ब्रांच का एलीट सोल्जर था जिसने एक ही रात में लगभग 100 मोमोटारो एजेंट्स को मार गिराया था। जिसके बाद वो उन्हें वो लोकेशन बताता है जहां पर जिनको उन लोगों ने पकड़ कर रखा है। तो जूजी कहता है कि वो रिकॉन यूनिट की मदद करेगा क्योंकि उसकी एबिलिटी कॉम्बैट के लिए अच्छी नहीं है। ये सुन के मासूमी उसका कॉलर पकड़ लेता है। तुम रिकॉन यूनिट को सिर्फ इसलिए ज्वाइन करना चाहते हो क्योंकि तुम नहीं लड़ सकते। बैटलफील्ड में सबसे पहले रिकॉन यूनिट जाती है और हर बार कॉम्बैट यूनिट समय पर नहीं पहुंचती। ऐसे में रिकॉन यूनिट के लोग पकड़े जाते हैं जहां पर उन्हें इन्फॉर्मेशन के लिए टॉर्चर किया जाता है, लेकिन फिर भी वो उन्हें कुछ नहीं बताते और मरना चूज करते हैं। तुम्हें अभी भी ये काम आसान लग रहा है। जूजी उसे समझाता है कि वो ऐसा नहीं कहना चाहता था और उसे मौत से डर नहीं लगता। बाकी सब भी कहते हैं कि वो मरने को तैयार नहीं है, लेकिन वो मरने से डरते भी नहीं। आगे नेटो उन्हें अलग अलग टीम्स में बांट देता है। जूजी और होमेर रिकॉन यूनिट होंगे, बाकी के स्टूडेंट्स कॉम्बैट यूनिट को ज्वाइन करेंगे। इसके बाद वो सभी अपनी यूनिफॉर्म पहन लेते हैं। दूसरी तरफ मकाडो को समझ नहीं आ रहा था कि ओसाकू नेटो से लड़ने के लिए इतना एक्साइटेड क्यों है। तो शिन्या उसे बताता है कि कुछ साल पहले नेटो ने अकेले ही 100 मोमोटारो एजेंट्स को मार डाला था। आगे शिन्या उन्हें बताता है कि नेटो उस लोकेशन पर पहुंच चुका है। सुकायोमी पूछता है कि क्या वो अपने भविष्य पढ़ना चाहेगा, लेकिन शिन्या मना कर देता है। पर मिकाडो उसे तुरंत ही अपना डेट ऑफ बर्थ और ब्लड टाइप बता देता है। सुकायोमी पढ़ता है कि वो एक स्पेशल इंसान से मिलने वाला है, लेकिन एक भी गलत कदम उनके रिलेशनशिप को तोड़ सकती है। दूसरी तरफ शिन्या उस गुंडे को कॉल लगाता है और उसे वहां से कहीं छुपने को भेज देता है। जल्द ही शीकी बाकी सबके साथ उस क्लब तक पहुंच जाता है जहां जूजी अपनी पावर्स का यूज करने लगता है, लेकिन वो ढंग से लोगों का पता नहीं लगा पाता। मासूमी कहता है कि उसकी पावर्स की दो कमियां हैं। पहला, वो उसे यूज करते हुए हिल नहीं सकता और दूसरा, काफी सारे फ्लोर्स की बिल्डिंग में वो ढंग से लोगों को डिटेक्ट नहीं कर पाता। तो क्योरू उसे अपनी पावर्स दिखाता है। वो शीशे में थोड़े खून को डालकर उसे हिलाकर सुनता है, जिसकी आवाज से उसे पता लग जाता है कि उस बिल्डिंग में कितने लोग हैं, वो कहां पर हैं, और साथ ही उसे बिल्डिंग के स्ट्रक्चर का भी पता लग जाता है। क्योरू कहता है कि कोई भी उसकी इकोलोकेशन सेंस का यूज कर सकता है। तो सबसे पहले शीकी उसे ट्राई करने जाता है, लेकिन इसकी वजह से उसे उल्टियां होने लगती हैं क्योंकि उसका दिमाग इतनी इन्फॉर्मेशन को हैंडल नहीं कर पाता। जूजी को लगता है कि वो तो इसे हैंडल कर ही लेगा, लेकिन उसे भी उल्टी होने लगती है। क्योरू बताता है कि जिन बेसमेंट में है और बिल्डिंग में एक भी मोमोटारो एजेंट नहीं है। तो मासूमी तहकीकात करने के लिए अपनी पावर्स का यूज करता है जो कि उसे इनविजिबल बना देती है। वहीं दूसरी तरफ जूजी दुखी हो रखा था, तो नेटो उसे समझाता है कि प्रैक्टिस के साथ वो बेहतर हो सकता है। जब मासूमी ने पहली बार अपनी पावर्स को अवेकन किया था वो सिर्फ 30 सेकंड्स तक ही इनविजिबल रह पाता था, लेकिन अब वो 10 मिनट तक ऐसा रह सकता है। दूसरी तरफ मासूमी क्लब में देखता
है कि वो पूरी तरह से खाली है, लेकिन वो नोटिस करता है कि गुंडे बड़ी जल्दी में वहां से भागे थे, तो उसे कुछ गड़बड़ लगने लगती है। पर वो फिर भी आगे जाता है और जिन के रूम तक पहुंच जाता है, जिसका दरवाजा वो नहीं खोल पाता। तो वो जिन से पूछता है कि अंदर कोई जाल तो नहीं है, जिसपे जिन ना में जवाब देता है। तो मासूमी बैटल यूनिट को वहां पर बुला लेता है। वहीं कारे की गुस्से की वजह से उसका ब्लड वोल्वरिन के क्लॉज जैसे बन जाते हैं और वो एक ही झटके में दरवाजे को तोड़ देता है। वहीं जिन को BDSM की तरह बंधा हुआ देखकर शिकी उसके ऊपर हंसने लगता है। वहीं आजाद होते ही जिन उनसे कहता है कि मोमोटारो ने एक लड़की को हॉस्टेज रखा हुआ है, वो उसे बचाना चाहता है। वहीं शिन्या ने जिन को भी इन्फेक्ट कर दिया था और जो भी वहां पर हो रहा है वो सब कुछ देख सकता है। मासूमी उससे कहता है कि रिकॉन यूनिट सब कुछ संभाल लेंगे, पर जिन उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि उनके पास समय नहीं है। शिकी और नेटो बात करने लगते हैं कि जिन आज बिल्कुल अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। नेटो उसे जाने की परमिशन दे देता है, लेकिन उसके साथ वो खुद और शिकी भी जाएंगे और वापस आने के बाद उसे सारी चीजें एक्सप्लेन करनी होगी। वहीं शिन्या सब कुछ देख रहा था और वो बाकी सबको जाकर बताता है कि उन्हें शिकी की लोकेशन पता लग चुकी है। दूसरी तरफ वो तीनों उस लड़की के हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे, लेकिन तभी नेटो कुछ नोटिस करता है और वो वहीं पर रुककर उन दोनों से कहता है कि वो आगे चले जाएं। उसकी बात मानकर वो दोनों हॉस्पिटल की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन वहां पहुंचने पर वो दोनों देखते हैं कि वो हॉस्पिटल चल रहा है और ये आगे इस बंदे ने लगाई है जिसे कि शिन्या ब्लैकमेल कर रहा था। जिन हॉस्पिटल के अंदर जाने लगता है तो शिकी भी उसके पीछे चला जाता है। अंदर जिन को काफी मुश्किल हो रही थी, लेकिन शिकी पर कोई असर नहीं होता। तो उसे लगता है कि शायद ये फायर एबिलिटीज की वजह से है, जो कि पिछली बार उसने अवेकन की थी। वो जिन को रोकता है और कहता है कि उसके पास एक आइडिया है, जिसके बाद हम उसे एक बूढ़ी औरत को बिल्डिंग से बाहर ले जाता हुआ देखते हैं और उसे बाहर छोड़ने के बाद वो फिर से अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ शिन्या देखता है कि शिकी और जिन डीमंस होते हुए भी इंसानों को बचा रहे हैं। दूसरी तरफ शिकी उससे पूछता है कि बिल्डिंग में कितने लोग हैं, लेकिन जिन के सर में दर्द हो रहा था क्योंकि शिकी ने उसे क्योरो की ब्लड की बोतल दे रखी है, जिसका यूज करते हुए उसकी हालत तो खराब हो रही है, लेकिन उसी की मदद से शिकी लोगों को बचा पा रहा है। सबको बचाने के बाद शिकी उस बच्ची की लोकेशन पूछता है तो जिन कहता है कि वो 3rd फ्लोर पर है। वहीं क्योरो की पावर्स का यूज करने की वजह से जिन के जगह जगह से खून बहने लगा है। आगे शिकी उस लड़की को भी बचाकर नीचे ले आता है, लेकिन तभी छत उसके ऊपर गिरने वाली थी, पर एन वक्त पर जिन उसे बचा लेता है, लेकिन जिन खुद उसके नीचे दब जाता है। वो शिकी से कहता है कि वो ठीक है और वो यहाँ से चला जाए, लेकिन जाने से पहले शिकी कहता है कि वो उसकी मदद करने जल्दी आएगा। दूसरी तरफ जिन अपनी पावर्स का यूज नहीं कर पा रहा और सोचने लगता है कि उसे हर बार जिन की मदद लेनी पड़ती है। थोड़ी देर बाद जिन वहां पर आ जाता है और उसे वहां से निकाल कर ले जाने लगता है। उनके जाने के बाद वहां पर फायर फाइटर्स आते हैं और बताते हैं कि आग में कोई भी घायल नहीं हुआ। दूसरी तरफ जिन कहता है कि जिस मोमोटारो ने उसे पकड़ा था शायद ये आग भी उसी ने लगाई होगी और अब शायद उस बच्चे की छोटी बहन उनके पास है। जिन समझ जाता है कि मोमोटारो के लोग शिकी के पीछे पड़े हैं क्योंकि वो चाइल्ड ऑफ किशन है, लेकिन वो चाहकर भी सर्वर यूनिट की मदद नहीं ले सकते क्योंकि वो उल्टा उन्हें रोकने लगेंगे। तो शिकी कहता है कि वो एक बंदे को जानता है जो उनकी मदद कर सकता है। वहीं शिन्या उन्हें देख तो रहा था, लेकिन वो उनकी बातें नहीं सुन सकता। तभी वो देखता है कि शिकी किसी को कॉल लगा रहा है और उसी वक्त मिकाडो का फोन बजने लगता है और उन दोनों को बात करता हुआ देखकर शिन्या को शक होने लगता है। तुम किससे बात कर रहे हो? ये मेरा नया दोस्त है नात्सु। अच्छा लाओ मुझे, मैं भी उसे हाय हेलो बोल दूं। क्या तुम अभी बाहर हो? और क्या जहाँ तुम हो वहाँ बारिश हो रही है? बारिश नहीं, यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सुन के शिन्या समझ जाता है कि मिकाडो शिकी से ही बात कर रहा था। दूसरी तरफ नेटो के पास ओसाकू आता है और बताता है कि वो 20वीं यूनिट का वाइस कैप्टन है। नेटो देखता है कि वो यहाँ पर अकेला आया है और क्योंकि आसपास कोई कैमरा भी नहीं था तो वो भी उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद नेटो उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन ओसाकू उसके सभी अटैक्स को ब्लॉक कर रहा था या फिर उसे वो डॉज कर लेता है। जिसके बाद अटैक करने की बारी ओसाकू की आती है, लेकिन नेटो भी उसके सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है और उसके पंच को ब्लॉक करता हुआ नेटो को पीछे जाना पड़ता है। ओसाकू समझ जाता है कि वो उसे टेस्ट कर रहा था, जिसके बाद वो अपने वेपन को बनाने लगता है, जो देखकर नेटो भी अपने वेपन को बना लेता है। ओसाकू उसकी तरफ बढ़ने लगता है और नेटो अपने स्पेशल मूव का यूज करके उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन ओसाकू सिकल को घुमाता हुआ उसके सभी अटैक्स को ब्लॉक कर देता है और एक सिकल को फेंक कर नेटो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन नेटो उसे भी डॉज कर लेता है। ओसाकू कहता है कि एडवांटेज उसके पास है क्योंकि वो अपने वेपन को 300 मीटर तक भेज सकता है और अगर वो पास भी आता है तो वो अपने दूसरे सिकल का यूज कर सकता है। और वो नेटो से पूछता है कि वो दूर मरना चाहेगा या फिर पास। मैं मरूंगा तो बुढ़ापे की वजह से, तुम्हारे जैसे चुचुंदर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये सुन के ओसाकू को गुस्सा आ जाता है और वो अपने एक सिकल को उसकी तरफ फेंकता है, लेकिन नेटो उसे अपने हाथों से पकड़कर वापस ओसाकू की तरफ फेंक देता है। लेकिन एन वक्त पर ओसाकू अपनी एबिलिटी को डिसेबल कर देता है, जिससे वो वेपन वापस से बैक्टीरिया में बदल जाता है। लेकिन तभी नेटो उसके सामने आकर उसके मुंह पर जोर की किक लैंड करता है और उसे रिकवर करने का भी मौका नहीं देता और फिर से उन्हीं एरो से उसके ऊपर अटैक करने लगता है। और जब ओसाकू अपने वेपन को घुमाकर उसके अटैक से बच रहा था तभी नेटो अपना छाता उसके पेट पर दे मारता है। मैं तुम्हारे ऊपर यही अटैक बार बार करने वाला हूँ, तो देखते हैं तुम क्या करते हो। लेकिन ओसाकू जानता है कि इस अटैक का यूज करने में उसका बहुत ज्यादा ब्लड यूज होगा। दूसरी तरफ सुकायोमी ओसाकू का भविष्य पढ़ता है और उसे लगता है कि शायद आज वो मर ही जाएगा। तो मिकाडो कहता है कि उन्हें उसकी मदद करने जाना चाहिए, लेकिन सुकायोमी मना कर देता है क्योंकि उसे यकीन है कि ओसाकू अकेला सब कुछ संभाल लेगा। और हमें पता चलता है कि ओसाकू के लिए हार जीत मैटर नहीं करती, उसे तो बस लड़ने में मजा आता है। वो नेटो के ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन नेटो लात मारकर उसे दूर कर देता है, जिसके बाद ओसाकू एक बड़े से सिकल को बनाकर नेटो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन इसे भी वो आसानी से डॉज कर लेता है। ये देखकर ओसाकू को लगता है कि उसे नेटो की कमजोरी पता लग चुकी है क्योंकि वो सिर्फ ऊपर से ही अटैक कर सकता है। लेकिन तभी जो उसके आसपास खून था नेटो उससे 2 ड्रैगन्स बना देता है और उनसे ओसाकू के ऊपर अटैक कर देता है। ओसाकू समझ जाता है कि ये सब कुछ नेटो की चाल थी। वो जानबूझकर एक ही तरह से पहले अटैक कर रहा था और वहां पर उसने खून छोड़ा था ताकि वो बाद में उसका यूज कर सके। नेटो उसके पास जाकर उससे सवाल पूछने लगता है, लेकिन तभी नेटो के ऊपर अटैक हो जाता है जिससे कि वो डॉज कर लेता है और हम देखते हैं कि इस अटैक को सुकुयोमी ने किया था। फिक्र मत करो, मैं तुमसे लड़ने नहीं आया, बस इसे वापस ले जाने आया हूँ। लेकिन नेटो उससे लड़ना चाहता था, पर सुकुयोमी कहता
कहता है कि जल्द ही यहाँ पर जॉगर्स आने वाले हैं, तो क्या वो उनकी लड़ाई में उन्हें भी घसीटना चाहेगा। आगे सुकियोमी ओसाकू को लेकर जा रहा था, जहाँ वो कहता है कि नेटो से लड़कर उसे बहुत मजा आया। दूसरी तरफ शिकी की कॉल कट जाती है और वो जिन को बताता है कि पुलिस ऑफिसर्स उस लड़की को सेफ रखेंगे। क्यों बे जिन, देख रहा है कितना कमाल का हूं मैं। थैंक यू बोल थैंक यू। मैं तो इस बात से हैरान हूँ, तुम्हारा जैसा लफंडर दिखने वाला आदमी पुलिस का दोस्त कैसे बन गया। ये सुन के शिकी गुस्सा होने लगता है, लेकिन तभी जिन अपनी बैक स्टोरी उसे बताता है। उसकी भी एक बड़ी बहन थी, लेकिन उसके बाप ने उसे जान से मार दिया। उसका फादर एक मोमोटारो था जिसने एजेंसी को अपनी फैमिली से ऊपर रखा और अपनी बीवी और बच्चे को मार दिया। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ जिन अपनी माँ और बहन के साथ था, जिसका नाम होजुकी है। जिन कहता है कि वो एक मोमोटारो बनना चाहता है, पर उसकी माँ उसे समझाती है कि उसके पप्पा एक मोमोटारो है, ये बात उन्हें छुपा कर रखनी है। वहीं क्योंकि आज उसके फादर का बर्थडे था, तो उसकी माँ उनके लिए केक बनाना शुरू कर देती है। एक दिन जब जिन घर वापस जा रहा था, उसकी बहन उसे कुछ सामान लाने के लिए मैसेज करती है। वहीं जिन आज खुश भी था, क्योंकि कई दिनों बाद उसके फादर घर वापस आ रहे हैं। लेकिन जब वो घर पहुंचता है, वो देखता है कि उसके फादर ने उसकी माँ और बहन को मार डाला है। ये दोनों ही डीमन थे। तुम क्या हो जिन, मोमोटारो या फिर एक डीमन? वहीं सदमे की वजह से जिन एक डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देखकर उसका फादर उसके ऊपर अटैक कर देता है। वहीं इन सब की वजह से जिन समझ चुका था कि उसकी बहन ने मरते हुए उसे मैसेज किया था ताकि सामान लाते हुए जितनी देर हो सके वो घर से दूर रहे। उसके फादर ने उसे ऐसे ही छोड़ दिया, ये सोचकर कि वो मर ही जाएगा। लेकिन जिन मरता नहीं और वहां से बाहर चला जाता है। आखिर में वो एक नदी के किनारे बेहोश हो जाता है और जब उसे दोबारा होश आता है, वो ये देखकर हैरान था कि वो अभी भी जिंदा है। और इसी दिन उसने कसम खाई कि वो अपने फादर को अपने हाथों से मारेगा। आगे जिन कहता है जब मोमोटारो और डीमन साथ में बच्चा करते हैं तो 50-50 चांस होता है उसके पास डीमन की पावर होने का या फिर एक मोमोटारो की। लेकिन उसकी बहन और उसके पास डीमन की ही पावर थी। अगर वो मोमोटारो होते तो शायद उसकी बहन अभी भी जिंदा होती। अबे यार, तेरी कहानी सुन के सुसु लग गई मुझे। लेकिन बाथरूम में जाते ही शिकी फूट फूट कर रोने लगता है। वो जिन के सामने कमजोर नहीं दिखना चाहता था, इसलिए यहाँ पर चुप कर आंसू बहा रहा है। लेकिन जब वो वापस आता है, उसकी आंखें सूजी हुई थी। तभी उसे मिकाडो का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि उन्हें उस लड़की के घर का पता लग चुका है। लेकिन जब वो वहाँ पहुंचते हैं, उसके घर में भी हॉस्पिटल की तरह आग लग रखी थी और उस लड़की को फायर फाइटर्स बचाकर लेकर जा रहे हैं। ऑब्वियसली इन सबके पीछे शिन्या का ही हाथ है, जिसने उस बॉस को पहले ही वहाँ पर भेज दिया था। इस घर में बच्चे हैं, मैं इसे कैसे जला सकता हूँ? अगर मैं जैसा कह रहा हूँ तुमने नहीं किया तो तुम जानते हो मैं क्या कर सकता हूँ। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं, जब मिकाडो शिन्या को बताता है कि शिकी उसे एक लड़की को ढूंढने को कह रहा है, क्योंकि उसने उससे झूठ कहा था कि वो पुलिस वाला है। जिसपे शिन्या कहता है कि वो सब कुछ संभाल लेगा। इसके बाद हम जिन को देखते हैं, जो कि डीमंस के बेस पर था। मासूमी कहता है कि वो समझ चुका है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन इसे कंफर्म करने के लिए उसे उसका फिजिकल टेस्ट लेना होगा। जिसके बाद मासूमी उन सबको बताता है कि शायद मोमोटारो ने उन सबके ऊपर नजर रखी है, लेकिन ये किसकी पावर है और वो कैसे कर रहे हैं ये वो नहीं जानते। तो नेटो कहता है कि उन्हें उन गुंडों को पकड़ना चाहिए जिनसे मोमोटारो अपना काम करवा रहे हैं। आगे मासूमी उन सबको वहां से निकलने को कहता है, क्योंकि ये जगह अब सेफ नहीं बची। वहीं सभी स्टूडेंट्स की हालत खराब हो रखी थी। तो मासूमी उन्हें समझाता है, तुम अगर किसी भी जगह फंसते हो, तुम्हारा सबसे पहले काम तुम्हारे दिमाग को शांत रखना होना चाहिए। तुम भले ही किसी भी यूनिट में हो, बिना शांत दिमाग के तुम किसी काम के नहीं। आगे मासूमी नेटो और क्योरू को अपने साथ मीटिंग के लिए बुलाता है। दूसरी तरफ इतना पिटने के बाद भी ओसाकू पूरी तरह से ठीक लग रहा है। वहीं शिन्या मिकाडो को बताता है कि जिस जगह को उसके दोस्त ने ढूंढने के लिए कहा था वो चल चुकी है। पहले हॉस्पिटल जला था और अब ये। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा दोस्त नात्सु एक अच्छा इंसान है? दूसरी तरफ सारे डीमंस सारे इंपॉर्टेंट सामान को वहां से निकालने में लगे हुए हैं। वहीं जिनको आंख और कान बंद करके एक रूम में अकेला बिठा दिया गया है। दूसरी तरफ मासूमी सभी स्टूडेंट्स को दो दो पेयर बनाकर उन गुंडों को ढूंढने के लिए भेज देता है और मिकाडो शिन्या से कहता है कि ये सब नात्सु कभी नहीं करेगा। शिन्या उसे समझाता है कि वो दिल का बहुत अच्छा है और शायद यही चीज लोग उसके खिलाफ यूज कर रहे हैं। लेकिन मिकाडो को अभी भी ये सब बकवास लग रहा था। तो शिन्या उसे बताता है कि उसने हाल ही में एक डीमन को पकड़ा था, जिसे कि क्योटो में भी शिकी के साथ देखा गया था। तो शायद यहाँ भी वो दोनों साथ में ही आए हों। शिन्या काफी देर तक उसे कन्विंस करने की कोशिश करता रहता है कि शायद नात्सु ही शिकी है, लेकिन मिकाडो उसकी बात नहीं सुनता, क्योंकि वो जानता है कि नात्सु बहुत अच्छा इंसान है। दूसरी तरफ वो सभी लोग मिलकर गुंडों को ढूंढने में लगे हुए हैं। तभी शिकी को मिकाडो का फोन आता है। हेलो शिकी, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। मैं अभी थोड़ा काम में बिजी हूँ, मैं तुम्हें बाद में फोन करूँ? काफी बिजी लग रहे हो तुम, कहाँ पर हो? कहीं बाहर हो क्या? लेकिन शिकी उसे कोई जवाब नहीं देता और फोन काट देता है, जिसकी वजह से मिकाडो के मन में भी थोड़ा बहुत शक होने लगता है। दूसरी तरफ शिकी कहता है कि ये सब खत्म होने के बाद वो मिकाडो से खुद मिलने जाएगा। दूसरी तरफ शिन्या उसे कन्विंस करने में लगा हुआ है कि नात्सु ही शिकी है, जो सुनकर मिकाडो कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो वो अपने हाथों से उसे मार डालेगा। वो शिन्या उससे उन गुंडों की लोकेशन पूछता है ताकि वो खुद जाकर देख सके कि उसका दोस्त वहां पर क्या कर रहा है। तभी सुकियोमी को मैसेज मिलता है कि डीमन शहर में कुछ कर रहे हैं और वो अपनी यूनिट के साथ उस लोकेशन पर जाने लगता है। उसके जाने के बाद शिन्या मिकाडो से कहता है, डीमंस और तुम्हारा दोस्त एक साथ ही बाहर घूम रहे हैं, तुम्हें क्या अभी भी एक इत्तेफाकी लगता है? मुझे अभी भी यकीन है ये सिर्फ एक इत्तेफाकी है और कुछ भी नहीं। आगे शिन्या उन गुंडों की लोकेशन मिकाडो को भेज देता है, जो कि उसे शिकी को फॉरवर्ड कर देता है ताकि वो खुद वहां पर जाकर देख सके कि नात्सु क्या करता है। लेकिन शिन्या का असल में एक और प्लान है, जिससे उसका नात्सु पर भरोसा और ज्यादा कम हो जाएगा। दूसरी तरफ उन गुंडों की बॉस की हालत खराब हो रखी है, क्योंकि शिन्या ने उसे अपने सभी बंदों को मारने का ऑर्डर दिया है, जिसके बदले शिन्या उसे बहुत सारे पैसे और देश से बाहर जाने का भी इंतजाम कर देगा। तो वो उस पूरी बिल्डिंग को आग लगाकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद वहां पर शिकी और होमेर पहुंचते हैं और शिकी देखता है कि उस जगह पर भी आग लगी हुई थी और सभी लोग जलकर मर चुके हैं। तभी वहां पर मिकाडो पहुंचता है, जिसे देखकर शिकी हैरान हो जाता है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने तुम पर भरोसा किया था, मुझे लगा तुम मेरे दोस्त हो, पर तुम्हारा असली नाम तो नात्सु भी नहीं है। जिसके बाद वो उसे बताता है कि वो मोमोटारो एजेंसी से है और एक यूनिट का वाइस कैप्टन है। शिकी ये सब देखकर हैरान हो जाता है। माफ करना, मैंने झूठ बोला था कि मैं एक पुलिस वाला हूँ, लेकिन तुम्हारा झूठ उससे बहुत बुरा था। मिकाडो को लग रहा था कि शिकी ने ही इन सब लोगों को जलाया है और यहाँ तक कि छोटी बच्चियों को भी जलाने की कोशिश की। शिकी उसे बताने की कोशिश करता है कि ये सब उसने नहीं किया
है, लेकिन मिकाडो उसकी एक नहीं सुनता। तुम्हारी एक बात पर मुझे भरोसा नहीं है, तुमने मेरा इस्तेमाल करके कितने मासूमों को मार दिया। लेकिन तभी शिन्या उसे रोकता है और कहता है कि बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रखे हैं, तो अभी के लिए उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। मिकाडो उसके साथ जाने लगता है, लेकिन शिकी उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि उनकी बात अभी भी खत्म नहीं हुई थी। अब बात करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। मैं बस तुमसे एक सवाल पूछूंगा, मैंने तुम्हें हमेशा अपना दोस्त ही समझा, क्या तुम भी ऐसा ही मानते थे या बस मेरा इस्तेमाल कर रहे थे? मैं तुम्हें अभी भी अपना दोस्त ही मानता हूँ। जो सुन के मिकाडो को और बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। आगे वो सभी लोग वापस से बेस में पहुंचे हुए थे, जहाँ मासूमी उन्हें बताता है कि मोमोटारो ने सिक्योरिटी बढ़ा दी है, तो अब उन्हें डिफेंस करने पर फोकस करना होगा। अभी तक वो सिर्फ 2 मोमोटारो के बारे में जानते हैं, पहला मिकाडो और उसका कैप्टन शिन्या। और शिन्या ने ही जिन को पकड़ा था। क्योरो बताता है कि वो यहाँ के मोमोटारो नहीं है, वो किसी और एरिया से आए हैं और वो ये सब कुछ शिकी को पकड़ने के लिए कर रहे हैं। मासूमी को लगता है कि जिन के जरिए उसे उनके बेस का भी पता लग चुका होगा। बाकी के डीमंस यहाँ से जा चुके हैं और वो उन सबको भी यहाँ से निकलने के लिए कहता है। आगे मासूमी शिकी के पास जाता है। तुम कहीं मोमोटारो के लिए जासूसी तो नहीं कर रहे? ये सुन के शिकी भड़क जाता है। तुम भी जानते हो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस इस बात से दुखी हूँ कि मेरा दोस्त मुझे गलत समझ रहा है। मैं उससे लड़ना नहीं चाहता, मुझे उससे बात करनी है। नेटो उससे कहता है कि डीमंस और मोमोटारो हजारों सालों से आपस में लड़ते ही जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो या तो मोमोटारो खत्म हो जाएगी या तो डीमंस। मोमोटारो को लगता है कि वो हमसे सुपीरियर हैं और जो भी वो करते हैं वो हमेशा सही होता है और इसीलिए हम लड़ते हैं, ताकि हम उन्हें दिखा सके कि हम भी कमजोर नहीं हैं और इसीलिए तुम्हें भी लड़ना ही होगा क्योंकि कमजोरों की कोई नहीं सुनता। आगे शिकी कहीं जा रहा था और अभी भी उसके दिमाग में यही चल रहा है कि वो मिकाडो से नहीं लड़ना चाहता। अगर वो उससे बात कर लेगा तो शायद सब कुछ ऐसे ही सॉल्व हो जाए। दूसरी तरफ उसाकू कह रहा था कि ये सभी डीमंस कीड़े मकोड़ों जैसे हैं, जैसे ही वो लोग उन्हें पकड़ने जाते हैं वो इधर उधर छुप जाते हैं। वही मिकाडो को ऐसे देखकर वो हंसता हुआ कहता है कि लगता है वो दोस्तों की लड़ाई देखने वाले हैं, लेकिन शिन्या उसे चुप कराता है और मिकाडो से कहता है कि वो शांत रहे। वहीं उसकी हरकतें देखकर सुकियोमी समझ जाता है कि इसके पीछे जरूर शिन्या का ही हाथ है। दूसरी तरफ वो बॉस गाड़ी में कहीं भाग रहा था, लेकिन तभी उसे दिखना ही बंद हो जाता है। ये सब कुछ शिन्या की पावर्स हैं और ना दिखने की वजह से उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। आगे शिन्या उन सबको बताता है कि उसे डीमंस के नए हाइड आउट का पता लग चुका है और वो कहता है कि सुकियोमी और उसाकू वहां जाकर सभी डीमंस को खत्म करेंगे, लेकिन वो शिकी को नहीं मारेंगे क्योंकि उसे मिकाडो खत्म करेगा। आगे शिन्या उन सभी को डीमंस के नए बेस तक ले जाता है। उसने अपनी पावर से यहाँ पर सभी को जाता हुआ देखा है और वो जानता है कि जो भी डीमंस यहाँ पर हैं वो बहुत कमजोर हैं। वही मिकाडो शिकी से लड़ना चाहता था, तभी सुकियोमी उसे एक कार्ड दिखाता है और कहता है कि अगर वो ऐसा ही रहा तो चीजें उसके लिए अच्छी नहीं जाएंगी। जिसके बाद वो सभी एक एक करके हाइड आउट के अंदर कूद जाते हैं, लेकिन जब वो लोग नीचे उतरते हैं वहां पर एक भी डीमन नहीं था। बाकी सभी को लगने लगता है कि शायद उसकी इन्फॉर्मेशन गलत थी, लेकिन शिन्या अपनी पावर्स का यूज करके उन्हें बताता है कि वो इंटरनल्स के और अंदर है और एक रूम में छुपे हुए हैं। लेकिन तभी शिन्या को अचानक से उसकी पीठ दिखाई देने लगती है और उसे समझ नहीं आता कि यहाँ पर हो क्या रहा है। मासूमी अपनी पावर्स को डीएक्टिवेट करता है और हम देखते हैं कि जो कुछ भी शिन्या ने देखा था वो सब झूठ था, क्योंकि जिन ने वीआर हेडसेट पहना हुआ था। ये सब देखकर शिन्या इतना ज्यादा हैरान था कि वो जमीन पर गिर जाता है। जिसके बाद फाइट के लिए बाकी सब भी वहां पर पहुंच जाते हैं। वहीं शिन्या का पोपट होता हुआ देखकर उसाकू भी उसके ऊपर हंसने लगता है। जैसे ही उनकी फाइट शुरू होने वाली थी शिन्या वहां से भाग जाता है क्योंकि वो जानता है कि यहाँ पर सबसे कमजोर डीमन भी उसे हरा सकता है। वहीं जिन उसके पीछे भाग रहा था। वहीं शिकी मिकाडो से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मिकाडो उसकी एक भी नहीं सुनता और उसे अपने साथ चलने को कहता है ताकि उनकी फाइट के बीच में कोई भी ना आए। ये देखकर मासूमी भी इनविजिबल होकर उन दोनों के पीछे चला जाता है। तभी उसाकू नेटो को फिर से फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। अरे वो बैल बुद्धि, पिछली बार तुम मुझ पर एक भी हिट लैंड नहीं कर पाए थे, तुम्हें सच में लगता है इस बार कुछ अलग होगा? लेकिन उसाकू कहता है कि इस बार वो उसी की टेक्निक से नेटो को हराएगा। जिसके बाद वो नेटो की ही टेक्निक का यूज करने लगता है और हमें पता चलता है कि जो भी उसाकू पर अटैक करता है वो उसकी एबिलिटी को कॉपी कर सकता है, लेकिन सिर्फ 24 घंटे के लिए और एक बार में सिर्फ एक ही एबिलिटी। उसाकू उनके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन नेटो अपने छाते का यूज करके उन सभी एरोस को ब्लॉक करता है और वो अपने स्टूडेंट से कहता है कि आज वो उसाकू को हराएंगे क्योंकि वो उसके ऊपर फिर से समय नहीं बर्बाद करना चाहता। वो सुकियोमी से लड़ना चाहता है। वहीं ये सब सुनकर उसाकू को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि अगर वो उससे नहीं लड़ा तो वो एक एक करके उसके सभी स्टूडेंट्स को मार डालेगा। वहीं उन सभी स्टूडेंट्स की फटी पड़ी थी, हाँ बस कोई ना को छोड़कर। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ करता, इकारी सबके सामने आ जाता है और कहता है कि वो उसे अकेला हरा देगा। ये सुन के नेटो उसके पास आता है और कहता है कि और भी मोमोटारो यहाँ पर पहुंचने वाले होंगे और उसे उसाकू को हराने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये सुनकर इकारी को गुस्सा आ जाता है, जो देख करके वो समझ जाता है कि नेटो ने ये सब कुछ उसे गुस्सा दिलाने के लिए ही किया था। आगे सुकियोमी और नेटो भी फाइट करने के लिए वहां से चले जाते हैं। वहीं इकारी जब अपनी पावर्स का यूज करता है, इस बार उसके हाथ में 2 डैगर्स आ जाते हैं जो कि इस फाइट के लिए बिल्कुल बेकार हैं क्योंकि उसाकू के अटैक्स की रेंज उससे कहीं ज्यादा है। वहीं जब वो उसके एरो से बच रहा था तभी उसाकू उसके ऊपर अटैक कर देता है, जो देखकर इकारी को लगता है कि अगर वो ऐसे ही अटैक करता रहा तो उसे भी हमला करने का मौका मिल सकता है। लेकिन जब इकारी उसके ऊपर अटैक करने जाता है उसाकू उसके हर अटैक को डॉज कर रहा था, जिसके बाद वो उसकी बुरी तरह से कुटाई कर देता है और बहुत सारे पंच मारने के बाद उसके मुंह पर एक लात मारकर उसका सर दीवार में घुसा देता है। इसकी वजह से उसकी पावर्स भी डिसेबल हो जाती हैं। जिसके बाद वो अपने ब्लैक आर्चर्स को समन करके उसके ऊपर अटैक करने लगता है। वहीं इकारी सोच रहा था कि उस सबके सामने उसका पोपट हो रहा है और अब वो सिर्फ एक ही बार अपनी पावर्स का यूज कर सकता है। अगर इस बार भी कोई ढंग का वेपन नहीं आया तो वो एक लूजर की तरह मर जाएगा। गुस्से में वो फिर से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है, जिससे हवा इतनी तेज चलती है जिससे वो सारे एरोस भी खत्म हो जाते हैं और वो आर्चर्स भी। तभी उसाकू देखता है कि इकारी खून के पंख बनाकर हवा में उड़ रहा है। वहीं कुरो को उसके पंख बड़े सुंदर लग रहे थे, जो सुनकर कोई ना गुस्सा हो जाती है और उससे पूछती है कि क्या वो उससे ज्यादा सुंदर है। वहीं ऐसे फालतू की बकवास सुनकर जूजी का दिमाग खराब हो रहा था। उसाकू फिर से उन्हीं आर्चर्स का यूज करने लगता है, लेकिन इकारी अपने पंखों को उनकी तरफ फेंक कर सभी आर्चर्स को खत्म कर देता है। जिसके बाद उसाकू पहले से भी ज्यादा आर्चर्स को समन करता है जो कि इकारी के ऊपर अटैक करने लगते हैं, लेकिन वो उन सभी एरोस को डॉज करता हुआ उन आर्चर्स के पीछे पहुंच जाता है, जिसके शॉकवेव की
वजह से वो सब हार जाते हैं। जिसके बाद वो ओसाकू पर अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है, लेकिन ओसाकू इसका ही इंतजार कर रहा था और वो नेटो के ट्विन ड्रैगन अटैक से उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे इकारी का एक पंख टूट जाता है और वो जमीन पर गिरने लगता है। और हमें पता चलता है कि ओसाकू ने झूठ कहा था, वो सिर्फ एक एबिलिटी नहीं, एक बंदे की मल्टीपल एबिलिटी को कॉपी कर सकता है। वहीं इकारी को लग रहा था कि वो मरने वाला है, लेकिन तभी उसे अपने दोस्तों की याद आती है, जो उससे पूछते हैं कि वो इतनी जल्दी उनके पास आ रहा है। और उसे याद आता है कि उसने कसम खाई थी कि वो हर एक दोस्त के लिए एक मोमोटारो की जान लेगा। तो वो किसी तरह एक ही पंख का यूज करते हुए हवा में उड़ने लगता है, क्योंकि वो जानता है कि एक बार ये एबिलिटी चली गई तो दोबारा वापस नहीं आएगी। ओसाकू फिर से अपने आर्चर्स को समन करता है, लेकिन इकारी तेजी से घूमता हुआ ओसाकू के ऊपर अटैक कर देता है और वो उड़ता हुआ जाकर सीधा दीवार से टकरा जाता है। ओसाकू के हारने के बाद इकारी भी जमीन पर गिर जाता है और वो सब देखते हैं कि वो बुरी तरह से घायल हो रखा है और अगर वो किसी हीलर के पास उसे लेकर नहीं गए तो वो शायद मर जाएगा। लेकिन बेहोशी की हालत में भी ओसाकू फिर से खड़ा हो जाता है, लेकिन उसे मारने की जगह क्योरियो कहता है कि उन्हें पहले इकारी को लेकर जाना चाहिए। हाँ गधों, 1 सेकंड लगना था उसे मारने में। कौन है राइटर इस कहानी का? दूसरी तरफ मासूमी शिकी और मिकाडो को देख रहा था, जिन्होंने अपनी फाइट के लिए एक ऊंची सी बिल्डिंग को चुना है। दूसरी तरफ सुकुयोमी और नेटो भी एक सुनसान जगह पर फाइट के लिए पहुंच जाते हैं, जहां नेटो अपने वेपन को समन करता है। वहीं सुकुयोमी पता नहीं कौन से छेद से एक बॉलिंग बॉल को बाहर निकालता है और कहता है कि आज का उसका लकी आइटम है और वो उसे रखने के लिए साइड में जाता है। मौका देखकर नेटो उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर बॉल के फिसलने की वजह से सुकुयोमी झुकता है, जिसकी वजह से वो नेटो के अटैक से भी बच चुका था और उसे लगता है कि भविष्यवाणी सच में सच्ची थी, ये बॉल उसके लिए लकी है। जिसके बाद सुकुयोमी अपनी पावर्स का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से वो पूरी जगह रात में बदलने लगती है। नेटो का ध्यान हट जाता है और उसका छाता डिसॉल्व होने लगता है, लेकिन इससे पहले वो अपने छाते को फिर से बना पाता, सुकुयोमी तलवारों से अटैक करके उसे उनके बीच में फंसा देता है और वो बताता है कि उसकी पावर्स टैरो कार्ड्स पर बेस्ड होती हैं और इस अटैक का नाम रिस्ट्रेंट है। और पहले जो उसने आसमान देखा था वो स्टार कार्ड का था, जिससे लोग रिलैक्स होने लगते हैं। इसके बाद वो एक और कार्ड को बाहर निकालता है, जिससे वो ब्लैक मिस्ट एक टैंक में बदल जाती है और वो नेटो के ऊपर शूट कर देता है, लेकिन नेटो अपने छाते से खुद को बचा लेता है, क्योंकि वो अपने हाथ को थोड़ा बहुत मूव कर पा रहा था। इसके बाद सुकुयोमी एक और कार्ड को बाहर निकालता है, जो कि नाइट्स को समन करते हैं। वो नाइट उसके ऊपर अटैक करके उसके छाते को काट देता है, लेकिन ऐसा होते ही सुकुयोमी की तलवारें भी गायब होने लगती हैं और सुकुयोमी कहता है कि उसे और भी जल्दी कार्ड निकालना चाहिए था। ये सुनकर नेटो समझ जाता है कि उसकी एबिलिटीज की टाइम लिमिट है। तभी सुकुयोमी टैंक से एक और शॉट फायर करता है, लेकिन नेटो अपने छाते से उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। जिसके बाद नेटो अपने आर्चर्स को समन करके उसके टैंक पर अटैक करता है, जिससे वो तबाह हो जाती है। लेकिन तभी सुकुयोमी एक और कार्ड को बाहर निकलता है और एक नाइट नेटो के ऊपर पीछे से अटैक कर देता है, जिससे ब्लॉक करने के बाद भी उस नाइट की पावर्स का असर उस पर हो चुका था, जिसकी वजह से वो स्लो मोशन में मूव कर रहा है। और सुकुयोमी बताता है कि इसका असर 5 सेकंड्स तक रहता है। इसका फायदा उठाकर वो पहला नाइट नेटो को बुरी तरह से घायल कर देता है। ये सब देखकर सुकुयोमी को लगता है कि वो जीत चुका है, लेकिन नेटो फिर से खड़ा होता है। पर सुकुयोमी कहता है, लगता है तुम्हारे बारे में जो भी कहानियां थी उन्हें बढ़ा चढ़ा कर सुनाया गया है, तुम तो बड़ी आसानी से हार गए। लेकिन तभी उसके मुंह से खून बाहर आने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि यहाँ पर हो क्या रहा है। नेटो उसे बताता है कि फाइट की शुरुआत से ही वो उसके खून से घिरा हुआ था, जो कि इतने छोटे थे कि वो इन्हें देख ही नहीं पाया और वो उसकी बॉडी को अंदर से डिस्ट्रॉय करते गए। अगर तुम अपने ही पावर के नशे में ना होते तो तुम्हें अपने सफेद कपड़े धीरे धीरे लाल होते हुए दिख पाते। लेकिन सुकुयोमी को लगता है कि लक अभी भी उसी की साइड है और वो कार्ड को बाहर निकालता है, लेकिन जो कार्ड में था उसे देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उसकी पावर्स की वजह से वहां पर एक घोड़े पर बैठा हुआ नाइट आता है, जो कि नेटो की जगह उसके ऊपर ही अटैक करने लगता है। पर सुकुयोमी उसके अटैक को ब्लॉक करके उसे वहां से गायब कर देता है। इसके बाद नेटो अपने आर्चर से सुकुयोमी के ऊपर अटैक करने लगता है, पर वो उसके अटैक से बच जाता है। आगे वो बताता है कि टैरो में हर कार्ड या तो सीधा होता है या तो उल्टा। वो खुद भी इस रूल को ब्रेक नहीं कर सकता, इसलिए उसे नाइट से खुद को हिट करवाना पड़ा ताकि वो उसे डिसेबल कर सके। जिसके बाद वो एक और कार्ड को बाहर निकालता है और ये भी उल्टा ही था, जिसकी वजह से वो दीवार नेटो के अटैक्स को ब्लॉक नहीं कर पाती। उस अटैक की वजह से सुकुयोमी हार जाता है और उसके सारे कार्ड जमीन पर फैले हुए थे। लेकिन मरने से पहले वो एक और कार्ड को उठाता है, जिसकी वजह से उसके शरीर से नीले कलर की आग निकलने लगती है और जो कार्ड उसके हाथ में आया था उसका नाम था डेविल है, वो भी उल्टा। और इस केस में उल्टा कार्ड होना उसके लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि उल्टे डेविल का मतलब सभी दुख तकलीफों से छुटकारा होता है और उसे लगता है कि अब वो हार नहीं सकता। जिसके बाद वो एक और कार्ड को बाहर निकालता है और एक यूनिकॉर्न बीस्ट बाहर आकर नेटो के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन नेटो उसके हर अटैक को डॉज कर रहा था। वो अपने आर्चर से उसके ऊपर एरो शूट करवाता है, लेकिन वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते और नेटो को वहां से भागना पड़ता है, लेकिन वो ज्यादा देर तक भाग नहीं पाता और वो बीस्ट उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे नेटो का छाता टूट जाता है। सुकुयोमी को लगता है कि वो जीत चुका है, लेकिन नेटो ने उस बॉलिंग बॉल का यूज करके उसके अटैक को ब्लॉक कर दिया था। मेरा लकी आइटम मेरे खिलाफ यूज हो रहा है। ये चीज उतनी भी लकी नहीं थी, मैंने जानबूझ के अपने छाते को कमजोर रखा था, क्योंकि मुझे पता था ये बॉल उसे ब्लॉक कर देगी और इससे मेरा कुछ खून भी बच गया। जिसके बाद वो अपने ब्लड से एक बड़ी सी फीमेल टाइटन को समन करता है, जिसका अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वहां पर खून की सुनामी आ जाती है। इससे सुकुयोमी बुरी तरह से घायल हो जाता है और वो हिल भी नहीं पा रहा था और वो नेटो से कहता है कि वो जल्दी उसे खत्म करे। मैं तुम्हें नहीं मारने वाला, वो भी मेरा गोल नहीं है। तो वही डीमन हो ना जिसने एक रात में 100 मोमोटारो को मारा था। पर लगता है तुम सच कह रहे हो। जब हमें सुबाकिरी का शरीर मिला था उसके पूरे शरीर पर चोटों के निशान थे, लेकिन मौत की वजह उसके दिल में घोपा हुआ चाकू का निशान था। लगता है तुमने ही उसे मारा होगा, वरना उसकी मौत तड़प तड़प कर होती। और शायद इसलिए भी क्योंकि तुम नहीं चाहते थे कि उसकी मौत की वजह तुम्हारा स्टूडेंट शिकी बने। तुम पहले से काफी दरिया दिल हो चुके हो, लेकिन अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ते हो तो मैं तुमसे फिर से लड़ूंगा और अगली बार तुम शायद ना जीतो। लेकिन नेटो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ मोमोटारो के लोग उस हाइडआउट में पहुंचते हैं, जहां पर ओसाकू बेहोश होने के बावजूद भी खड़ा था और बड़बड़ाई जा रहा था कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। तो बाकी सब उसे उठाकर मेडिकल टीम
के पास ले जाने लगते हैं। दूसरी तरफ जिन अभी तक शिन्या के पीछे भाग रहा है। वो जानबूझकर अंधेरी गलियों में भाग रहा है क्योंकि अगर उसके सीनियर्स ने उसे ऐसा भागता हुआ देख लिया तो उसे डिमोट कर दिया जाएगा। वो सीढ़ियों से होता हुआ छत के ऊपर भागने लगता है, लेकिन जिन अभी भी उसका पीछा कर रहा था। पर जैसे ही वो जंप करने वाला था, शिन्या अपनी पावर्स का यूज करता है और उसे चीजें अपने नजरिए से दिखाता है, जिसकी वजह से वो ढंग से जंप नहीं कर पाता। शिन्या को लगता है कि वो अपनी पावर्स का यूज करके जिन से बच सकता है, पर अब उसकी आंखें जलने लगी थी और शिन्या ने किसी तरह नीचे गिरने से खुद को बचा लिया है। जिसके बाद वो उसे थकी हारी हालत में एक पुरानी बिल्डिंग में बैठा हुआ पाता है। जिन कहता है कि उसे मरना होगा क्योंकि उसने उनकी फाइट में बच्चों और मासूम लोगों को नुकसान पहुंचाया है। पर शिन्या कहता है कि उसे इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे बस अपनी तरीके से मतलब है, चाहे इसके लिए उसे किसी की भी जान लेनी पड़े। ये सब सुनकर जिन को गुस्सा आ रहा था और वो रियलाइज करता है कि पहले वो बिल्कुल शिन्या की ही तरह था, जो अपने गोल तक पहुंचने के लिए किसी को भी सैक्रिफाइस करने को तैयार था। जिन उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन शिन्या बस खुद में ही बड़बड़ाए जा रहा था। लेकिन असल में ये सब उसकी चाल थी और जिन के एक टाइल पर पैर रखते ही एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है, जिससे वहां पर एक धमाका होता है। दूसरी तरफ मिकाडो शिकी से कहता है कि यहाँ पर उनकी फाइट के बीच में कोई भी नहीं आएगा। मिकाडो तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? ये सब कुछ बस एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। चुप हो जाओ। क्या हॉस्पिटल को जलाना ये गलतफहमी थी या फिर एक बच्ची का घर जलाना? मैं उन्हें बचाने जा रहा था, लेकिन वहां पहुंचने से पहले बिल्डिंग में आग लगी होती थी। दूसरी तरफ जाकर भी मासूमी उन दोनों के ज्यादा पास नहीं जा सकता क्योंकि उसे पता है कि मिकाडो उसे नोटिस कर लेगा। दूसरी तरफ मिकाडो कहता है कि उसने उसका इस्तेमाल करके मासूम लोगों और उन गैंग मेंबर्स को मारा है, इसके लिए वो उसे कभी माफ नहीं करेगा और अपनी पावर्स का यूज करके वो गन्स बना देता है। लेकिन पहले वो सिर्फ वार्निंग शॉट फायर करता है और शिकी पर अटैक नहीं करता। मरने से पहले तुम्हें अपने पापों को कबूल लेना चाहिए, इससे मरने के बाद तुम्हारी आत्मा स्वर्ग में जाएगी। अबे ओ कबूलनामे की बत्ती बना और अपनी मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मानो क्या बे? लेकिन ये सुन के मिकाडो उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन शिकी किसी तरह उसकी गोलियों से बचकर भाग रहा था। मिकाडो को अपनी जगह से हिलना भी नहीं पड़ता क्योंकि उसकी गन्स ऑटोमेटिकली शिकी की तरफ घूम जाती हैं। शिकी बिल्डिंग के साइड में जाकर छुप जाता है और अब उसे लगने लगता है कि शायद मिकाडो उसकी बात नहीं समझने वाला। जब हम उस रात मिले थे, क्या तुम तब से ही जानते हो कि मैं मोमोटारो हूँ? लेकिन शिकी मना कर देता है, पर मिकाडो कहता है कि उसकी किसी बात पर भी अब वो यकीन नहीं कर सकता और शिकी समझ जाता है अब बात करने का कोई फायदा नहीं है और वो उससे लड़ने के लिए उसके सामने पहुंच जाता है और मिकाडो से लड़ने के लिए अपने ब्लड को राइफल की शेप में बना लेता है। दूसरी तरफ शिन्या हंस रहा था क्योंकि इतनी घटिया एक्टिंग भी जिनको समझ नहीं आई, लेकिन उसे पता है कि अगर वो उसे मारने जाएगा तो उसी की मौत हो जाएगी क्योंकि वो धमाका सिर्फ उसके पैर उड़ाने जितना ही ताकतवर था। पर जैसे ही वो बाहर जाने लगता है, जिन उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे शिन्या की सांस की नली भी कट जाती है। उसे समझ नहीं आता कि जिन उस धमाके से कैसे बच गया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर नीचे गिरे हुए खून पर जाती है, उसे अपना जवाब मिल जाता है, तुमने मासूम लोगों को अपनी घटिया लड़ाई में इन्वॉल्व किया, इसलिए तुम्हारी मौत भी इसी तरह तड़प तड़प कर होनी चाहिए। शिन्या सोचने लगता है कि वो अभी नहीं मर सकता, उसने तो अभी कुछ अचीव भी नहीं किया है, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। वो कहता है कि इंसान के पैदा होते ही उन्हें कुछ चीजें मिलती हैं जिन्हें वो चाहकर भी नहीं बदल सकते। जिन्हें अच्छी चीजें मिलती हैं वो जिंदगी में तरक्की करते जाते हैं, लेकिन जो लोग शिन्या की तरह होते हैं वो सिर्फ उन लोगों को आगे बढ़ता हुआ देख सकते हैं। वो याद करता है कि जो लोग उसके बाद भी आए वो उससे कितने आगे निकल गए, लेकिन वो बस उन्हें पीछे खड़ा देखता रहा। तो उसने दिन रात रिसर्च और ट्रेनिंग की और अपनी एबिलिटी को इतना आगे बढ़ाया कि फाइनली वो प्रमोट हो सके। लेकिन तब जाकर उसे पता लगा कि उसकी भी एक लिमिट है और वो इससे आगे नहीं बढ़ सकता। उसे लगता है कि भगवान ने उसका साथ छोड़ दिया है, तो वो भी आगे बढ़ने के लिए भगवान और अच्छाई को छोड़ देता है। वो लोगों को ब्लैकमेल करता है, मासूमों की जान लेता है, उन्हें ब्रेन वॉश करता है सिर्फ इसलिए ताकि वो आगे बढ़ सके। ऐसे ही करते करते वो एक कैप्टन बन गया। जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे अब उसके सामने सर झुकाकर खड़े थे, लेकिन ये सब भी उसके लिए काफी नहीं था और वो आगे बढ़ता गया और आज उसकी जिंदगी एक बच्चे के हाथ से खत्म होने वाली है, जिससे बचपन में ही बहुत सारा टैलेंट मिल गया था, जिन्हें उसे मरने के लिए छोड़कर वहां से चला जाता है, जिसके बाद तड़पते हुए शिन्या की मौत हो जाती है और वो ये कभी नहीं समझ सका कि कम टैलेंट वाले लोगों के लिए वो एक उम्मीद की किरण बन सकता था। दूसरी तरफ शिकी मिकाडो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन मिकाडो अपने बैक्टीरिया का यूज करके उसके अटैक से बच जाता है। तो शिकी फिर से उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन मिकाडो जमीन पर गोलियों को शूट करता हुआ उसके अटैक से बच रहा था, जिसके बाद वो शिकी के ऊपर अटैक करने लगता है और शिकी चाहकर भी उसकी सभी गोलियों से नहीं बच पाता और वो घायल हो जाता है, जिसके बाद वो अपनी गन को ही शील्ड की तरह यूज करके मिकाडो की गोलियों को ब्लॉक करने लगता है। वहीं ये सब देखकर मासूमी को लग रहा था कि मिकाडो एक प्रोडिजी है, बिल्कुल शिकी की तरह। वहीं इतनी सारी गोलियों की वजह से शिकी के रॉकेट लॉन्चर बुरी हालत में पड़ा हुआ था, पर मिकाडो कहता है कि लगता है उसे और पावर का यूज करना पड़ेगा, जो सुनकर शिकी उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो गलती से उस अटैक को कुछ ज्यादा ही पावरफुल कर देता है और उसे लगता है कि शायद मिकाडो घायल हो गया होगा, लेकिन धुएं के हटने के बाद वो देखता है कि मिकाडो वहां पर था ही नहीं। वहीं मिकाडो उसके पीछे पहुंचा हुआ था और वो उसे शूट करने लगता है और इस बार शिकी खुद को नहीं बचा पाता, लेकिन उसकी रिजनरेशन पावर्स जल्दी उसे हील भी कर रही थी। तो मिकाडो उसके ऊपर लगातार अटैक करता रहता है और शिकी भागता हुआ सोच रहा था कि मिकाडो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है, वो कहां सिर्फ एक ही गन को समन कर सकता है, जबकि मिकाडो के पास 4 गन्स हैं। तभी उसे याद आता है कि उसने कभी 2 गन्स बनाने की कोशिश तो की ही नहीं, तो वो एक हाथ में रॉकेट लॉन्चर बनाकर दूसरे हाथ में भी गन बनाने की कोशिश करने लगता है, पर होता कुछ भी नहीं। ये सब देखकर मिकाडो कंफ्यूज हो जाता है और फिर से उसके ऊपर अटैक करने लगता है। आखिर मैं दूसरी गन क्यों नहीं बना पा रहा हूँ? तभी मिकाडो उसके सामने गन लाकर
कर उसे सामने से शूट करने लगता है और उसके अटैक्स को ब्लॉक करता हुआ शीकी फिर से वही सोच रहा था, आखिर मिकाडो और उसमें फर्क क्या है। वहीं इतनी गोलियों की वजह से शीकी बिल्डिंग के किनारे में जाने लगता है और जैसे ही वो अपने रॉकेट लॉन्चर से अटैक करने वाला था, मिकाडो अपनी एक गन फेंक कर उसके रॉकेट लॉन्चर को डिफ्लेक्ट कर देता है। शीकी जमीन पे किक मारकर कुछ पत्थरों को मिकाडो की तरफ फेंकता है, पर यह सब मिकाडो को बड़ा बचकाना लग रहा था और वो उन्हीं पत्थरों पर कूदता हुआ शीकी को एक किक मारता है और उससे कहता है कि उसे हार मान लेनी चाहिए, तो वो उसे कम दर्दनाक तरीके से मारेगा। तभी शीकी को जमीन पर एक पत्थर दिखता है जो कि एक हैंडगन के शेप में थी, तो वो अपने दूसरे हाथ में रॉकेट लॉन्चर की जगह एक छोटी गन बनाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी वो फेल ही हो जाता है। लेकिन तभी मिकाडो अपनी पावर से 2 और गन्स को बना लेता है, जो देखकर शीकी इंप्रेस भी था और हैरान भी। वो मिकाडो से कहता है कि वो सच में कमाल का है, जिसके बाद वो दोनों फिर से एक दूसरे पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो कथा सोच क्या रहा है, मल्टीपल वेपन्स को कंट्रोल करना बिल्कुल आसान नहीं होता। ये बिल्कुल वैसा ही है जब राइट हैंडर अपने लेफ्ट हैंड से लिखता है। अगर तुम मल्टीपल वेपन्स को कंट्रोल करना चाहते हो तो तुम्हें पहले अपने हाथों में उन्हें कंट्रोल करना होगा, फिर जाकर उसे ब्लड से कंट्रोल कर पाओगे। इसके बाद भी इसमें बहुत ज्यादा फोकस और इमेजिनेशन लगती है, लेकिन मिकाडो तो 6 गन्स को कंट्रोल कर पा रहा है। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि उसकी मेंटल कैपेसिटी क्या होगी। लेकिन शीकी का तो IQ ही 0 है। वो उसके जैसे जीनियस को कॉपी करने की कोशिश करेगा तो उसकी मौत पक्की है। तभी उस छत पर एक धमाका होता है जिससे शीकी अपने हाथ को महसूस नहीं कर पा रहा था। लगता है उसकी रिजनरेशन अपने लिमिट तक पहुंच चुकी है, मुझे कुछ करना होगा, मैं ऐसे नहीं जीत पाऊंगा। लेकिन तभी मिकाडो उसके मुंह पर अटैक कर देता है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था तुम मुझसे नहीं जीत सकते। वही मरता हुआ भी शीकी सोच रहा था कि काश वो मिकाडो जैसा होता, क्योंकि तब उसकी हालत इतनी घटिया ना होती। मे जैसे बच्चों के माँ बाप जिंदा होते और शायद उसके पिता भी उसे बचाते हुए ना मरते। तभी वो सोचने लगता है कि उसे बस ताकतवर बनना होगा, बिल्कुल मिकाडो की तरह। उसकी किशन की पावर अवेकन हो जाती है जो कि उसके दिल को बचाते हुए उस गोली को पिघला देती है। मुझे मिकाडो जितना नहीं उससे भी ताकतवर बनना है। तो ये है असली ताकत हैंकी की। तुम्हें नहीं पता तो बता दूं कि हैंकी उस डीमन को कहा जाता है जिसके पास फ्लेम एट्रीब्यूट होता है। मिकाडो की गन्स को देखकर तो मैं समझ चुका था कि वो बिल्कुल डिटेल में बनी है। उन एयरसॉफ्ट गन्स को खोलकर मुझे ये सारी चीजें तो समझ आ चुकी हैं, पर 2 गन्स में ही मुझे लग रहा है मेरा दिमाग फट जाएगा। तभी मिकाडो उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन जब धुआं हटता है शीकी वहां पर नहीं था और ऊपर आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। इसे तुम्हें ब्लॉक करना होगा वरना तुम मारे जाओगे। मिकाडो अपने सभी गन्स का यूज करके उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो छत ही टूट जाती है जिससे वो नीचे गिर जाता है और मिकाडो को अब ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर अंदर से जल रहा हो। तो वो भी अपनी पूरी ताकत यूज करने का डिसाइड करता है। वो बिल्डिंग के साइड में जाने लगता है क्योंकि सामने से अटैक करना उसे शीकी के गन्स के भी निशाने पर ले आता है। वो बिल्डिंग के साइड में खुद को अटका लेता है और उसे लगता है कि शीकी यहाँ पर नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन शीकी तो वहां पर पहले ही मौजूद था। उसने अपने पैरों से कंक्रीट को पिघलाकर खुद को वहां अटका लिया है और वो मिकाडो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो अटैक इतना स्लो था कि मिकाडो उसे डॉज कर लेता है। जिसके बाद वो शीकी के ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन शीकी उसकी सभी बुलेट्स को डॉज कर लेता है और इस बार वो अपनी पावर्स को कंट्रोल करता हुआ उसके ऊपर छोटी बुलेट से अटैक करता है। और क्योंकि इनकी स्पीड ज्यादा थी वो हर बुलेट को डॉज नहीं कर पाता। वही मासूमी सोच रहा था कि जीनियस चीजों को सीखते जल्दी हैं पर उन्हें मास्टर करने में टाइम लगाते हैं, पर शीकी जैसे लोग जो कि अपने इंस्टिंक्ट पर काम करते हैं वो चीजों को सीखने पर टाइम लगाते हैं, लेकिन एक बार वो सीख गए तो उन्हें मास्टर करने में समय नहीं लगता। लेकिन तभी मिकाडो भी अपने बैक्टीरिया से एक RPG बना लेता है, तो उसके अटैक से बचने के लिए शीकी को दुम दबाकर वापस से छत पर आना पड़ता है, लेकिन वो रॉकेट उसका पीछा करना नहीं छोड़ता और वापस जाकर उससे टकरा जाता है। लेकिन मिकाडो जानता है कि शीकी इतने में तो नहीं मरने वाला, तभी शीकी उसके ऊपर अटैक कर देता है और जब उस बुलेट की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ा हुआ था वो उसे किक मारता है, पर इसकी वजह से शीकी खुद ही नीचे गिर रहा था। वो खुद को बचाने के लिए मिकाडो के RPG को पकड़ लेता है, लेकिन मिकाडो उसे झटक कर शीकी को नीचे गिरा देता है। तभी शीकी अपने गन्स को आयरन मैन के सूट की तरह यूज करने लगता है और उड़ता हुआ मिकाडो को लात मारता है और वो दोनों ही बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं, जहां अंदर बैठा हुआ शीकी स्माइल कर रहा था। मिकाडो ने आज तक किसी भी फाइट को अपने काम से ज्यादा कुछ नहीं समझा, लेकिन शीकी की वजह से उसे भी इस फाइट में मजा आने लगा है। जिसके बाद मिकाडो फिर से बिल्डिंग से बाहर निकलकर शीकी के ऊपर अटैक करने लगता है और वो दोनों जब आपस में लड़ रहे थे शीकी मन ही मन मिकाडो से कहता है कि जब वो उसके साथ लड़ रहा है उसे लगता है कि वो और ताकतवर बन सकता है और वो चाहता है कि मिकाडो भी उसके बारे में ऐसा ही सोचे। लेकिन तभी शीकी बर्ज़र्क मोड में चला जाता है और अब वो मिकाडो के लिए कहीं ज्यादा ताकतवर था। वो उसकी पूरी तरह से पिटाई करने लगता है और लात मारकर बिल्डिंग के एक साइड से दूसरी साइड में ले जाता है, लेकिन वो उसे नीचे गिरने नहीं देता और उसके पैर को पकड़कर बार बार बिल्डिंग के ऊपर पटकने लगता है और उसे उठाकर छत पर फेंक देता है। मिकाडो ने आज तक किसी भी डीमन को ऐसा करता हुआ नहीं देखा था और अब उसे शीकी से डर लगने लगता है। तभी शीकी उसके ऊपर अटैक कर देता है। मिकाडो अपनी गन्स को लाकर खुद को ज्यादा घायल होने से बचा लेता है, लेकिन उसकी हालत अब काफी बुरी थी। जिसके बाद शीकी उसके पास पहुंचकर उसे खत्म करने वाला था, लेकिन तभी उसके मुंह से खून गिरता है और शीकी ने थोड़ा बहुत कंट्रोल वापस पा लिया था। वो मिकाडो से कहता है कि वो उसे मार दे वरना वो उसकी जान ले लेगा। मिकाडो जल्दी करो, मार दो मुझे प्लीज, मैं अपने दोस्त को नहीं मारना चाहता। तभी शीकी उसके ऊपर अटैक करने के लिए अपनी गन को बनाने लगता है, पर ऐन वक्त पर मासूमी आकर उसे किक मारता है। मैं अभी के लिए इसका ध्यान भटका रहा हूँ, मुझे नहीं पता तुम क्या सोचते हो, तुम्हें इस पर अटैक करना होगा वरना ये पूरी सिटी में कितने ही मासूमों की जान लेगा। हाँ, पर तुम्हारा अटैक उसे मारने के लिए होना चाहिए वरना तुम उसे नहीं रोक पाओगे, पर अगर तुमने उसे मार दिया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मिकाडो कहता है कि ऐसी हालत में उसे कम से कम 5 मिनट चाहिए, तो मासूमी उसके सामने जाकर खुद को इनविजिबल बना लेता है और शीकी के ऊपर छुपकर अटैक करता है। लेकिन तभी शीकी की पीठ से एक खून से बना हुआ मुंह बाहर आता है और उल्टा मासूमी को वापस से पीछे आना पड़ता है। वहीं ऐसी हालत में भी शीकी कॉन्शियस था और वो मासूमी को भी यहाँ से भागने को कहने लगता है। तभी शीकी तो मशीन गन से मासूमी के ऊपर अटैक करने लगता है। वहीं मिकाडो ने भी पहली बार किसी बर्ज़र्क डीमन को होश में देखा था और उसे समझ नहीं आता कि वो रो क्यों रहा है, क्योंकि डीमंस तो बस बेरहमी से लोगों को मारना जानते हैं। अगर वो रो रहा है तो इसका मतलब है कि उसमें भी फीलिंग्स हैं, यानी उसने अभी तक जितने भी डीमंस को
मारा है वो भी शायद रो रहे होंगे। वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, लेकिन ना चाहते हुए भी उन्होंने अपने करीबियों को नुकसान पहुंचाया। और अब मिकाडो रियलाइज करता है कि शीकी झूठ नहीं बोल रहा था, वो दिल का बहुत अच्छा है और खुद पर से कंट्रोल खोने के बावजूद भी वो उसे अपना दोस्त बुला रहा था। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत तकलीफ में होगे, फिक्र मत करो दोस्त, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वही इनविजिबल होने के बावजूद भी शीकी को अपने बाकी के सेंसेस से मासूमी की लोकेशन का पता लगता रहता है। तभी उसके पैर के नीचे से एक पत्थर फिसल जाता है और शीकी अपनी सारी गन से उसके ऊपर शूट करने लगता है, जिसकी वजह से मासूमी का एक पैर कट जाता है। लेकिन मरने से पहले वो शीकी से कहता है कि उसकी मौत का जिम्मेदार वो खुद को ना ठहराए। तभी शीकी अपने सारे वेपन से मासूमी के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर एक धमाका होता है। लेकिन धुआं हटने पर हम देखते हैं कि वहां पर नेटो पहुंच रखा है। तो इतना शांत क्यों दिख रहा है भाई, इतनी जल्दी है क्या मरने की? भैंड के टके हीरो जैसी एंट्री लेना जरूरी है क्या? थोड़ी देर पहले नहीं आ सकता था? हाँ, एक तो बचाओ, ऊपर से ताने सुनो इनके। जिसके बाद वो शीकी के ऊपर अटैक कर देता है और तुम्हारा अटैक कब फायर होने वाला है? वही मिकाडो ने अपने वेपन को तैयार कर लिया था और उसे लगता है कि शीकी की तकलीफों को खत्म करने का एक ही तरीका है, उसे मारना। लेकिन तभी शीकी उसका नाम लेकर बुलाता है, जो सुनकर मिकाडो रोने लगता है और अपने वेपन को फायर करता हुआ सिर्फ एक ही चीज बोल रहा था कि शीकी ना मरे। वहीं जब मिकाडो का अटैक शीकी तक पहुंचता है, शीकी उसका शुक्रिया अदा करता है, जो सुनकर मिकाडो अपने आंसुओं को छिपाता हुआ उसे देखकर स्माइल करने लगता है। जिसके बाद वहां पर एक धमाका हो जाता है। इसके बाद हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं और वहां पर क्योरू भी पहुंचा हुआ है। वहीं शीकी बुरी हालत में तो है, लेकिन अभी भी उसकी सांसें चल रही हैं और अब मिकाडो भी समझ चुका है कि उन सारी फायर के पीछे शीकी का नहीं बल्कि शिन्या का हाथ था। जिसके बाद उसके पास नेटो जाता है। मिकाडो को लग रहा था कि वो उसे मारने आया है, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारने वाला। जो सुनकर मिकाडो हैरान हो जाता है। हम मोमोटारो को खत्म नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि वो हमारी बात सुने। मिकाडो कहता है कि अगर मोमोटारो और डीमंस को साथ में रहना है तो पहले उन्हें इस रैम्पेज वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। तुम्हें मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। क्या जब शीकी को होश आए क्या तुम कह दोगे मैंने उससे माफी मांगी है? मैं उसे अपना चेहरा भी नहीं दिखा सकता, मुझे यकीन है मेरी हरकतों की वजह से वो मुझे भी देखना भी नहीं चाहेगा। शीकी भले ही दिमाग से पैदल हो, लेकिन वो दूसरों की फीलिंग समझ सकता है और मैं तुम्हारे बदले माफी नहीं मांगने वाला। और उसके जाने के बाद मिकाडो भी सोचने लगता है कि डीमंस और मोमोटारो के बीच इस लड़ाई को वो कैसे खत्म कर सकता है। दूसरी तरफ शीकी की हालत बहुत बुरी है और सभी बाहर टेंशन में खड़े हैं। तभी मासूमी क्योरी से कहता है कि अब से वो सर्वे यूनिट का कैप्टन बनेगा, क्योंकि ऐसे कटे हुए पैर के साथ वो किसी काम का नहीं है। लेकिन तभी वहां पर क्योया पहुंच जाता है और भी मासूम कैसे, अबे तेरी टांग कहां गई? पर टांग कटने के बावजूद भी तेरा चेहरा ऐसा क्यों है? सारी बोटॉक्स के इंजेक्शन लगा रखे तूने। चल तू फिक्र मत कर, तेरी टांग ठीक कर दूंगा मैं। पर उससे पहले जवान लोगों की बारी है। जिसके बाद वो शीकी और इकारी को ठीक करने के लिए पहुंच जाता है। अगली सुबह शीकी को होश आता है। वहीं रात भर हील करने की वजह से क्योया की हालत खराब हो रखी है और अब इकारी भी होश में आ चुका है। इसके बाद बाकी सब उन दोनों से मिलने आते हैं। वो शीकी को पूरी तरह से ठीक देखकर हैरान थे, क्योंकि रात को तो उसकी हालत जले हुए आलू जैसी थी। वहीं शीकी को ढंग से कुछ भी याद नहीं था, लेकिन तभी उसकी नजर मासूमी पर जाती है, जिसे देखते ही उसे सब कुछ याद आ जाता है और वो उसके पैरों पर गिरकर मासूमी से माफी मांगने लगता है। लेकिन तभी वो देखता है कि उसके पैर वापस से उग चुके हैं। मेरे पैर को छोड़ो, प्रॉब्लम तुम हो, तुम्हारा शरीर और दिमाग दोनों ही कमजोर है। अगर तुम्हें रात को ना रोका गया होता तो न जाने कितने मासूमों की जान लेते तुम। ये तुम सब पर भी लागू होता है। तुम्हारे पास दूसरों की जान लेने की ताकत है और अगर तुम उस ताकत से कंट्रोल खो बैठते हो तो तुम किसी की भी जान ले सकते हो, चाहे वो कोई भी हो। इसलिए तुम्हें ताकतवर बनना होगा ताकि तुम दोबारा कंट्रोल ना खो। आगे क्योया उन्हें बताता है कि सभी ओनी का ओरिजिन किशन ही है और जिनके पास किशन का ब्लड होता है उसे चिल्ड्रन ऑफ किशन कहा जाता है। शुरुआत में सारे ओनी किशन के ही डिसेंडेंट्स थे। सारे ओनी की फैमिली ट्री किशन से ही शुरू हुई है। ऐसे ही कभी कभी ऐसे ओनी पैदा होते हैं जिनमें किशन की ताकतें होती हैं। कहा जाता है कि जब ओनी मुसीबत में होते हैं तब ऐसा होता है, लेकिन वो पक्के तौर पर नहीं जानते। किशन का खून 8 अलग अलग ताकतें देता है। शीकी के पास फायर ट्रेट है और वो एक फ्लेम ओनी है, जिसे कि एंकी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि चाइल्ड ऑफ किशन की ताकत बर्जर्क स्टेट से भी कहीं ज्यादा होती है, लेकिन शीकी कहता है कि बर्जर्क स्टेट में वो एंकी से कहीं ज्यादा ताकतवर महसूस कर रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने एंकी की सिर्फ 10% पावर का यूज किया है। अगर तुम पूरी ताकत यूज करना चाहते हो तो तुम्हें अपने दिमाग और शरीर दोनों को ट्रेन करना होगा। साथ ही चाइल्ड ऑफ किशन होने की वजह से तुम्हारी रिजनरेटिव एबिलिटी बाकी ओनी से कहीं ज्यादा है। लेकिन जितने भी चाइल्ड ऑफ किशन पैदा हुए हैं उनकी मौत काफी जल्दी हो गई है, क्योंकि जब भी तुम अपनी किशन की पावर का यूज करते हो तुम्हारी लाइफ स्पैन यूज होती है। अगर तुम उसका ज्यादा यूज करोगे तो शायद तुम्हारी मौत कुछ सालों में ही हो जाए। और मासूमी कहता है कि क्योंकि वो चाइल्ड ऑफ किशन है तो मोमोटारो भी उसके पीछे आएंगे, तो बार बार उसे अपनी पावर का यूज करना ही होगा। अरे यार तो मुझे मारी क्यों नहीं देते? एक सेकंड, मैं यहाँ पर नंगू पुंगू आया था ना, मतलब सबने मेरा खानदानी खजाना देखा है। सभी लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं क्योंकि अब तक उसके वहां पर बाल ही नहीं उगे थे और वो बेचारा शर्म के मारे वहां से भाग जाता है। वहीं कोई नाकुरो का खजाना देखना चाहती है और जूजी होमेर से कहता है कि उसके भी वहां पर बाल नहीं है, उसे चलेगा ना। वहीं जिन जानता था कि वो सारी चीजें बस एक नाटक थी और शीकी अकेला इस सदमे में है कि कुछ सालों में ही उसकी मौत होने वाली है। तभी जिन उसके पीछे पहुंच जाता है, जिसकी वजह से वो डर जाता है। अबे तू डिप्रेस क्यों रखा है? तुझे बस ताकतवर बनना है ताकि तुझे किशन की पावर का यूज ना करना पड़े। एक सेकंड, तुम मेरे से अच्छी अच्छी बातें करने आए हो? रात को वो सभी लोग वापस एकेडमी जाने के लिए तैयार थे और वहां उन्हें पता लगता है कि आज से क्योया रेसेट्सु एकेडमी का स्कूल डॉक्टर होगा। लेकिन मासूमी जानता है कि वो वहां पर शीकी पर नजर रखने जा रहा है। तभी वहां पर मिकाडो पहुंच जाता है और क्योरू देखता है कि उसके अलावा यहाँ पर कोई और मोमोटारो नहीं है। शीकी हंसता हुआ उसे हाय बोलता है, लेकिन मिकाडो की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उससे आंखें भी मिला सके। जिसके बाद शीकी उसे डांट लगाने लगता है, मैं भले ही बरज़र्क चला गया था लेकिन ये सारी गलती तुम्हारी है। अगर तुम्हारा कबूतर जैसा दिमाग ना होता तो तुम्हें सारी चीजें समझ आ रही होती, यहाँ तक कि तुमने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। ये सब सुनकर मिकाडो को लगने लगता है शायद उसके लिए माफी मांगना भी काफी नहीं होगा। लेकिन तभी शीकी कहता है कि उस हालत में भी उससे उसकी आवाज सुनाई दे रही थी।
जो सुन के वो बहुत खुश हुआ था, जिसके बाद शिकी उसका शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। वहीं ये सब सुनकर मेकिडो रियलाइज करता है कि शिकी बहुत अच्छा है और वो रोता हुआ उससे माफी मांगने लगता है। अरे कोई बात नहीं, हम बाद में मिलते हैं। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में सुकियोमी और ओसाकू को डिस्चार्ज कर दिया गया है और वो रास्ते में उन्हीं दो बच्चियों से मिलते हैं जिन्हें जिन और शिकी ने बचाया था। वहीं उन गधों की जिंदगी बख्शने के बावजूद भी वो नेटो से अपना बदला लेना चाहते हैं। वहीं नेटो के साथ बाकी सभी टनल से होते हुए वापस जा रहे हैं, जहां नेटो कहता है कि कल से उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। हाँ, अभी तो मर के बचे हैं यार। इसके बाद हम शिकी को देखते हैं जो कि अपने फादर की ग्रेव के सामने था, जिसे कि एक मोमोटारो होते हुए भी ओनीस के साथ दफन किया गया है। तभी उसकी नजर नेटो पर जाती है और उसके हाथों पर गैंगस्टर वाले टैटू को देखकर वो हैरान हो जाता है। लेकिन तभी उसके पीछे क्योया पहुंचता है और उसे कहता है कि अभी वो उसे परेशान ना करे, और शिकी के पूछने पर बताता है कि वो टैटू उसके पूरे शरीर पर है लेकिन अभी वो अधूरा है। अच्छा, तो जब खत्म हो जाएगा तब मैं उन्हें दिखाने को बोलूंगा। मुझे नहीं लगता कि वो उसे खत्म करना भी चाहता है, क्योंकि उस टैटू में नई चीजें तभी ऐड होती हैं जब उसका कोई साथी मरता है। वो शायद ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो भूलना नहीं चाहता, या तो वो खुद को पनिश कर रहा है। वो तुम्हें ताकतवर इसलिए बनाना चाहता है ताकि तुम जिंदा रह सको, इसलिए वो तुम पर इतना स्ट्रिक्ट है क्योंकि वो तुम्हारी फिक्र करता है। ये सब सुनकर शिकी उसकी पुरानी बातें याद करने लगता है और नेटो को आवाज लगाकर कहता है कि वो नहीं मरने वाला, और साथ ही वो इतना स्ट्रांग बनेगा कि उसके साथी भी कभी नहीं मरेंगे। तो उसका घटिया सा टैटू कभी कंप्लीट होगा ही नहीं। तो यहीं पर ये वीडियो समाप्त हो जाती है। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक कर देना और वीडियो को सब्सक्राइब करते जाना।